तो लास्ट वाला जो टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है, ये हाइड्रोजियोग्राफी के अंदर टॉपिक नंबर 3 था। जैसे पहला अपना ड्रेनेज सिस्टम वाला, यानी अपवाह तंत्र या नदियां। अपवाह तंत्र के ऊपर डिपेंड था लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की झीलें। अपवाह तंत्र के ऊपर डिपेंड था इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना। अब ये तीनों टॉपिक जिन पे पानी की बात हुई है, उसमें पानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक टॉपिक दिया हुआ है आपके, जल संरक्षण की तकनीकें। तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स करके टॉपिक दिया हुआ है आपके। जल संरक्षण तकनीक या जल संरक्षण तकनीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है, इसमें जल संरक्षण की अपनी दो तकनीक है। एक तो जो पहले राजा महाराजाओं ने अपनाई, जिसको हम कहते हैं परंपरागत, यानी जो लंबे समय से अपनाई जा रही हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स। और एक वर्तमान में हम जो अपना रहे हैं या जल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, गैर परंपरागत। तो ये चैप्टर वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा आपके, परंपरागत और गैर परंपरागत वाटर टेक्निक्स के अंदर। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है गैर परंपरागत, ये आपका कंप्लीट हो चुका है कि जल संरक्षण के जो गैर परंपरागत तकनीक है, जिसमें बहते हुए पानी को रोका जाता है डैम के अंदर, डैम के माध्यम से निकाली जाती है कैनाल प्रोजेक्ट, नहर परियोजनाएं। नहरों के पानी को यूटिलाइज किया जाना चाहिए ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से। तो ये सारी वो तकनीक है जो वर्तमान में अपनाई जाती है। यानी पहले के राजा महाराजा डैम या बांध नहीं बनाया करते थे, लेक बनाते थे, झील बनाना, बावड़ी बनाना, टांके बनाना, कुंड बनाना। तो पुराने वाले जो शब्द हैं वो इसमें रहेंगे, जबकि लेटेस्ट वाले जितने भी हैं गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत या नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। ये सब हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इरिगेशन वाले में। क्योंकि अभी हम जो लास्ट में जो कवर कर रहे थे वो यही कवर कर रहे थे, डैम प्रोजेक्ट। उन डैम से पहले आपको राजस्थान में करवाए थे कैनाल प्रोजेक्ट, नहर परियोजना। नहरों के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो ड्रिप और स्प्रिंकलर के ऊपर कंपलसरी इंप्लीमेंटेड है, नर्मदा। तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, इसमें ये पार्ट कंप्लीट है ऑलरेडी। तो ये वाले जो पार्ट अपने परंपरागत और गैर परंपरागत, ये वाला जो टॉपिक है नोट्स के थ्रू करेंगे अपन, क्योंकि इसमें मोस्टली अपने पार्ट हैं ऑलरेडी कवर है। अब ये जैसे परंपरागत है, तो परंपरागत में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑलरेडी आपके कवर हैं। जैसे परंपरागत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को जोहड़ के रूप में बचाना। तो जोहड़ का मीनिंग आपको लिखवाया हुआ है शेखावाटी में क्या होता है। पानी के जो रो वेल्स ऑफ रो वाटर, यानी पानी के जो कच्चे कुएं हैं, यानी शेखावाटी एरिया में पानी के कच्चे कुओं को अपन क्या कहते हैं, जोहड़, रो वेल्स ऑफ वाटर। तो ये वाला पार्ट है, ये अपना ऑलरेडी किया हुआ है। शेखावाटी के क्षेत्र में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब अपने सर, हालांकि इनका यूज है वो सिंचाई में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में होता है। ये लास्ट वाले चैप्टर में हमने कवर किया था इसमें, इरिगेशन प्रोजेक्ट में, कि नहरों का यूज है वो सबसे ज्यादा गंगानगर में, कुएं और ट्यूबवेल्स का सबसे ज्यादा यूज होता है जयपुर में, और तालाब का सर्वाधिक यूज होता है भीलवाड़ा में। तो सर वाला जो पार्ट है, इसकी भी बात हो चुकी है अपने भीलवाड़ा वाले एरिया में। तो मीनिंग है कि ये वाला जो चैप्टर रहेगा, स्टार्टिंग में जब सिलेबस लिखवाया था उस टाइम मैंने जल संरक्षण में आपको इंडिकेट भी करवाया था ओनली आरएस प्रीलिम्स, ये मेंस का टॉपिक नहीं है। अब इसमें तो मेंस का नहीं है, तो जल संरक्षण का मीनिंग पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है। वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, तो ये लगभग सबको ध्यान है भाई। वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे व्यर्थ व्यर्थ बहता हुआ पानी है, जैसे रेनी वाटर, बारिश का पानी, तो बहते हुए पानी को रोक लेना, एक तो ये जल संरक्षण है। और एक घर में जिस पानी को या वाटर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वाटर यूटिलाइज के अंदर जैसे
कोई व्यक्ति 2 या 3 बाल्टी काम में ले, वो 2 या 3 बाल्टी की जगह यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 1 बाल्टी तक उस उपयोग को या यूटिलाइजेशन को 1 बाल्टी तक सीमित करे। तो इसका मीनिंग है कि ज़्यादा पानी जो यूज में लेने की बजाय हम पानी का सीमित यूज करें, तो लिमिटेड यूज ऑफ वाटर, यह भी अपने आप में जल संरक्षण। तो जल संरक्षण का मीनिंग एक तो फ्रेश वाटर जो व्यर्थ बहता है उसको रोकना, और एक यूटिलाइज वाटर है यानी उपयोग में जो लिया जा रहा पानी उसका उपयोग सीमित करना। दोनों का मीनिंग ही जल संरक्षण होता है। तो वर्षा के बहते हुए पानी को रोकना और जल के उपयोग को सीमित करना, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, जल संरक्षण। हालांकि इसकी परिभाषा अपने से कोई नहीं पूछेगा, मेंस में होता तब तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। तो रेनी वाटर को कंजर्व करना या वाटर का लिमिटेड यूज करना, यही अपने आप में जल संरक्षण होता है। अब अपने लिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण की तकनीक और लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ स्कीम या परियोजनाएं दी हुई हैं, उनके बारे में कवर करना है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो कि अपनी चैप्टर की हेडिंग भी है, जल संरक्षण की तकनीक, कि वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में कौन कौन सी हैं। तो जल संरक्षण की तकनीक में एक तो आती है परंपरागत, जो अपने ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हम किस किस को मानते हैं, तो इसमें एक तो होती है नाड़ी। अब इनके ऊपर चर्चा करेंगे, नाड़ी क्या होती है। तो ये नाड़ी एक तरीके से पोखरी होती है। अब पोखर क्या होता है, पोखर तालाब होता है। लगभग जितने भी वाटर सोर्स हैं ये ज्यादातर रेनी वाटर पे डिपेंड करते हैं, वर्षा जल के ऊपर ही आधारित हैं। तो इसके आधार पे, रेनी वाटर के आधार पे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लगभग सभी ज्यादातर आपके वर्षा जल पे डिपेंड है। तो इसका मीनिंग इनमें कुछ ना कुछ ऐसा कीवर्ड है जिसके आधार पे इनमें डिफरेंस या अंतर किया जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान में तालाब जैसी या पोखर जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाएगा, नाड़ी। तो वेस्टर्न राजस्थान में तालाब जैसी संरचना, इसका मीनिंग तालाब तो नहीं है कि तालाब की तरह है। तो पश्चिमी राजस्थान में तालाब जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, नाड़ी। नाड़ी से जो थोड़ा ज्यादा डीप होता है, यानी जिसमें पानी का स्टोरेज ज्यादा, उसको कहा जाता है टोबा। तो टोबा की डेफिनेशन इससे ली जाएगी कि नाड़ी से अधिक डीप, नाड़ी से अधिक गहरे जल स्रोत को क्या कहा जाता है। तो इसका मीनिंग उसमें नाड़ी से गहरा, इसका मीनिंग नाड़ी तो नहीं है, नाड़ी से गहरा कौन है, टोबा। अब ये ज्यादा गहरा होता है, इसका मीनिंग इसका वाटर यूटिलाइज है वो ज्यादा होता है, पानी का उपयोग बढ़ जाता है। जैसे पेयजल में भी यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पशु पेयजल में भी यूज करते हैं, और इससे लिमिटेड इरिगेशन भी की जाती है, सीमित सिंचाई भी की जाती है। सीमित सिंचाई का मीनिंग जहाँ टोबा बना हुआ होता है उसके पास में छोटी क्यारियां बना के और उसमें थोड़ी बहुत सब्जी अपन कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्यारियों में जनरली अपने बागवानी या हॉर्टिकल्चर अधिक होती है। अब जैसे 2-2 बकेट यहाँ डाल दी पानी की, फिर 2-4-5 दिन बाद डाल दी। लेकिन बड़े स्तर पे अगर सिंचाई की आपने सोची कि टोबा में अगर बाई चांस मोटर चला कर फिर खेत में ट्यूबवेल्स या फव्वारे चला रहे हो, तो घंटे भर बाद में टोबा में टोपा भी नहीं बचना है। तो इसका मीनिंग टोबा बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा जल स्रोत होता है। बावड़ी क्या होते हैं, तो बावड़ी ये अभी दिखाएंगे, इसका पिक्चर भी आपको। तो ये इस तरीके से कुंड होता है जिसके अंदर स्टेयर्स बनी होती है, सीढ़ियां बनी हुई होती है। इस कारण सीढ़ियों को कहा जाता है स्टेप। तो ये स्टेप वाला वेल्स होता है, कुआं होता है। तो मुख्यतः गोलाकार या कई जगह स्क्वायर शेप में भी बने हुए हैं, चौकोर भी बने हुए रहते हैं, लेकिन ये तय होता है इसमें सीढ़ियां होती हैं। तो गोलाकार और सीढ़ी नुमा कुएं को क्या कहा जाता है, तो ये स्टेप वेल्स। और इस प्रकार की बावड़ियां सबसे ज्यादा बनी हुई हैं बूंदी में। तो बूंदी सिटी इज नोन एज स्टेप वेल सिटी, बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। तो इसमें वो सीढ़ी नुमा वो शब्द यूज होगा कि गोलाकार और सीढ़ी नुमा जल संरक्षण की तकनीक को क्या नाम दिया जाता है, बावड़ी। और आसाम में बावड़ी सबसे ज्यादा, ये अरावली के पूर्व में अधिक। बाकी जनरली जल संरक्षण की तकनीक ज्यादातर पश्चिम में अपनाई गई, लेकिन बावड़ियां हैं वो बूंदी की ओर अधिक बनी हुई। झालरा, तो झालरा ये अपने आप में एक स्क्वायर शेप में होता है ऐसे, इसमें आयताकार में, और इसमें साइड में स्टेयर भी बनाई जाती हैं कई बार उतरने के लिए, लेकिन इसमें डेफिनेशन में रहेगा आयताकार। तो ये आयताकार कुंड होता है, और इसमें मुख्यतः धार्मिक प्रकार के स्नान किए जाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं या शहरों में भी देखते हैं। जैसे
किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करके और शमशान से जब वापस लौटते हैं तो सीधे घर नहीं जाते, किसी वाटर पॉइंट पे होते हुए जाते हैं, जैसे कुएं पे, किसी झील के पास, या फिर कोई बावड़ी या कोई झालरा। तो झालरा में होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के स्नान, धार्मिक रीति रिवाजों के स्नान के लिए। इसका मीनिंग, इसका पानी एज ए बाथिंग यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं होता। तो मुख्यतः आयताकार संरचना, रेक्टेंगल शेप में, और जिसके पानी का यूटिलाइज केवल स्नान में या पेयजल, स्नान में किया जाता है, पेयजल में यूज नहीं होता, तो उसको क्या कहा जाता है? झालरा। तो ये रेक्टेंगल शेप में होता है। एक होता है झालर, जो कम समझदार होता है उसको कहते हैं झालर, और एक होता है झालरा। तो झालरा एक प्रकार का कुंड होता है। एक किस आकृति में होगा? आयताकार। बावड़ियां जनरली गोल होंगी और सीढ़ी नुमा होंगे, स्टेयर्स होंगे इसमें। टोबा है, ये नाड़ी से ज्यादा डीप होता है। नाड़ी कैसा होता है? तालाब जैसा। तो पश्चिमी राजस्थान में तालाब या पोखर जैसी संरचनाओं का नाड़ी, नाड़ी से डीप होगा वो टोबा, और सीढ़ी नुमा कुएं होंगे वो बावड़ी। रेक्टेंगल शेप में जो होगा झालरा। और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में निर्मित झीलों को ये करवाया हुआ है आपको, पलाया और खड़ी, जैसलमेर के अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लिखवाया हुआ है। बेरी या कोई पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर वाले एरिया में, बॉर्डर वाले एरिया में यानी जैसलमेर और बीकानेर, उस साइड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि केवल उन्हीं जिलों में, और भी हैं, लेकिन वहां मैक्सिमम है। ये क्या होता है? कोई जो वाटर सोर्स होता है, जैसे कोई तालाब है या कोई जोहड़ है या कोई झील है, तो उसके पास में छोटा सा कुंड या कुआं बना दिया जाता है। इसकी डीप बहुत ज्यादा नहीं होती, इस कारण इसके लिए शब्द यूज करते हैं कुई। और इसको अगर पाताल से पानी से जोड़ दिया जाता है, जैसे हम पानी डालते हैं तो उसको कहते हैं कुआं। तो उसके नाम से डीप फील हो रही है कुआं। कुआं जो ज्यादा डीप में होता है, कुई जो छोटी होती है, जो किसी बाहर के वाटर सोर्स पे डिपेंड होता है। कुआं बाहर से डिपेंड नहीं होता, कुएं के अंदर खुद में पानी होता है। तो इसका मीनिंग है पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए और गोलाकार और कम डीप वाले जो कुंड बनाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होते। तो इसका मीनिंग है गोलाकार तो है, लेकिन इसमें सीढ़ियां नहीं होती। सीढ़ियां होती है उसको किस में काउंट करेंगे? स्टेफेल, बावड़ी में काउंट करेंगे। तो गोलाकार और कम कम गहराई वाले कुंड को क्या कहा जाता है? बेरी या कोई। ये इंटरनेशनल बॉर्डर यानी जैसलमेर बीकानेर में, तो इसमें क्वेश्चन ही ये आता है, अंतर्राष्ट्रीय या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया में जल संरक्षण की किस तकनीक को अधिक अपनाया गया है? बेरी या कोई को अधिक अपनाया गया। टांका या कुंड, अपने घर में जो अपनी टंकी बनाते हैं वो है ये, जो पब्लिक पैलेस पे भी बनाई जाती है और अपने घरों में भी बनती है। और इसमें वाटर की प्योरिटी के लिए इसको ऊपर से कवर किया जाता है। ये वही है जो घर में अपन कहते हैं पानी का टैंक, टैंक या कुंड जो होता है। तो जल संरक्षण की वो तकनीक जिसमें पानी की शुद्धता के लिए, ये मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं पालर पानी या पालरा पानी। जो मीठा पानी होता है पालर पानी। तो ये वाला जो टांका या कुंड होता है सार्वजनिक और घरों के अंदर मुख्यतः पेयजल की उपस्थिति, सॉरी पेयजल की आपूर्ति के लिए जो बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे? टांका या कुंड कहा जाता है। शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं हैं उनको, तो ये शेखावाटी में ज्यादा प्रचलित होते, पूरे राजस्थान में ही, लेकिन शेखावाटी में ज्यादा प्रचलित है। झील, तो झील की डेफिनेशन और द्वीप की डेफिनेशन अपोजिट होती है। जैसे भारत के आसपास कुछ द्वीप समूह है, द्वीप समूह का मीनिंग होता है कि इसमें एक लैंड पार्ट होता है, एक स्थलीय भाग होता है जो चारों ओर वाटर से कवर होता है। तो ए लैंड पार्ट विच इज कवर्ड बाय वाटर इज नोन एज आइलैंड। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और एक ऐसा वाटर बेसिन यानी जलीय क्षेत्र जो चारों ओर लैंड से कवर्ड होता है, तो इस जलीय बेसिन जो चारों ओर स्थल से कवर होता है उसको लेक कहा जाता है, झील कहा जाता है। तो आइलैंड और लेक की डेफिनेशन अपोजिट होती है। ए वाटर बेसिन विच इज कवर्ड बाय लैंड पार्ट इज नोन एज लेक। तो कोई भी झील होती है वो आपको इंडिविजुअल बीच में कहीं दिखाई देती है और चारों ओर लैंड से कवर्ड होती है। इसको लेके पूरा चैप्टर करवाया हुआ है आपको कि राजस्थान के अंदर झील है वो सबसे ज्यादा उदयपुर में है। ब्राइन वाटर लेक की बात करें तो डीडवाना, कुचामन या नागौर की तरफ है। तो ये पूरा चैप्टर हो चुका है अपना झील के रूप में। तालाब, आपको लास्ट वाले चैप्टर में बताया था कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो अपने भीलवाड़ा में होती। तो इनमें से वो पॉइंट जो आ चुके हैं अभी तक लास्ट वाले चैप्टर में हो चुका। अब तालाब के लिए ये जरूरी होता है कि इसमें 4 महीने, कम से कम 4 महीने पानी होना चाहिए।
तो जल संरक्षण की वो तकनीक जिसमें कम से कम 4 महीने पानी की प्रेजेंस हो, उसको टैंक या तालाब में काउंट करेंगे। इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक एरिया भी बताया गया है कि तालाब वो होगा जिसका एरिया कम से कम 1 वर्ग मीटर से लेकर, 1 वर्ग मीटर का मीनिंग है ये स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है उसमें से आधा हिस्सा, आधे से भी छोटा, इतने हिस्से में पानी इकट्ठा है वो भी तालाब, और अधिक से अधिक 2 बीघा तक, सॉरी 2 हेक्टेयर तक, 8 बीघा तक। तो इनका जो एरिया जो लिया गया है लगभग 1 वर्ग मीटर से लेके और लगभग 2 हेक्टेयर यानी 8 बीघा तक का एरिया तालाब कहलाता है। हालांकि राजस्थान के कुछ तालाब हैं इस एरिया एक क्राइटेरिया से अधिक भी है। अपने यहाँ तो ट्रेंड ये है, किसको तालाब बोलना स्टार्ट कर दिया तो वो तालाब बन गया, किसी को जोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया तो वो जोहड़ा या जोहड़ बन गया। बाकी इनके कंडीशन ये होती हैं, तालाब वो होगा जिसमें कम से कम साल में 1/3 टाइम, मीनिंग लगभग 4 महीने पानी रहे कम से कम। जोहड़ में पानी आज इकट्ठा हुआ है, महीने भर बाद सूख जाए, चाहे चाहे 2 साल नहीं सूखे, वो जोहड़ वो रहेगा। यानी उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन इसमें टाइम का बाउंडेशन है। टाइम का तालाब के अलावा किसी में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मुख्यतः वो वाटर सोर्स यानी पानी का वो स्रोत जिसमें कम से कम 4 महीने पानी हो। टैंक या तालाब किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? भीलवाड़ा। झील सर्वाधिक उदयपुर के अंदर, खारे पानी की झील डीडवाना कुचाम। जोहड़ सर्वाधिक शेखावाटी। ये अपने घरों में या सार्वजनिक स्थानों पे मुख्यतः ड्रिंकिंग वाटर पेयजल के लिए। तो घर या सार्वजनिक स्थानों पे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बने होते हैं टैंक बड़े बड़े, और ऊपर से कवर होते हैं। 1-2 बारिश का पानी तो अपना अलग निकाल देते हैं, और बाद में किसी दिन जैसे कंटिन्यूस मानसून आ रहा है, ये लग रहा है कि भाई 2-3 दिन बारिश होने वाली है, तब एक दिन तो टैंक के ऊपर का हिस्सा साफ कर दिया जाता है, और अगले दिन जैसे बारिश आती है तो टैंक के अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं, ऊपर का जो पक्का पार्ट किया हुआ होता है, तो उन पॉइंट्स को खोल दिया जाता है तो पानी अंदर कलेक्ट हो जाता है, जो साफ पानी होता है। जैसे घर में भी अपन ऐसे ही करते हैं, छत का जो पानी होता है तो 1-2 बारिश का पानी तो हम निकाल देते हैं, और फिर बाद में एक दिन यूं लगे सुबह से शाम तक बारिश हो रही है तो उसमें दोपहर तक तो छत साफ हो गई, और उसके बाद का जो पानी है वो टैंक में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे की अच्छी बारिश अपने उस टैंक को फुल भर सकती है। और वो जो एक टैंक भरा हुआ है वो लगभग 6 से 8 महीने इजिली निकाल सकता है। बाकी उसके एरिया पे डिपेंड करता है और आपके घर के सदस्यों की संख्या पे भी डिपेंड करता है। अब घर में गाँव लेके बैठे हो तब तो महीने भर ही चलेगा वो। तो इसका उद्देश्य मेन पेयजल में होता है। बेरी या कोई ये छोटे कुंड की तरह होता है, सीढ़ियां नहीं होंगी इसमें। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की तकनीक जो जैसलमेर में, तो पालीवाल आते हैं, आंसर क्या रहेगा? खड़ीन। आयताकार संरचना, एक कुंड जिसमें सीढ़ियां बनी हो, बावड़ी। नाडी से ज्यादा गहरा, और पश्चिमी राजस्थान में तालाब की तरह, नाडी। तो ये सब इनमें कीवर्ड है, सिर्फ एक एक कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि मेंस में तो लिखना नहीं है अपने को प्रीलिम्स में वो जो क्वेश्चन दिया जाए वो पहचान पाए कि गोलाकार कुंड जो सीढ़ी नुमा हो, तो अपन पहचान जाएंगे आंसर किसका रहेगा? बावड़ी। या राजस्थान के बूंदी की ओर अधिक प्रचलित जल संरक्षण की तकनीक, बावड़ी। या राजस्थान में उदयपुर की ओर जल संरक्षण की किस तकनीक को अधिक अपनाया गया है? तो उदयपुर की ओर किसको अधिक अपनाया गया है? झील को। मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में अधिक प्रचलित जोहड़। पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के संरक्षण जल संरक्षण तकनीक को क्या कहा जाएगा? खड़ी। तो ये कीवर्ड रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो इसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं जो अभी, एक तो नाडी, टोबा, बावड़ी भी आप ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है शब्द। जैसे मैंने झीलों में एक दूध बावड़ी लिखवाई थी आपको सिरोही, तो ये शब्द सुने हुए रहते हैं अपने। झालरा आपके लिए नया शब्द है। बेरिया कोई पश्चिमी राजस्थान वालों को तो ध्यान है, बाकियों के लिए नया शब्द है। टांका या कुंड ये तो अपने घरों में होता है, जो टंकी है उसी के लिए यूज करते हैं, ये भाई पता नहीं है। बाकी शब्द वो है जो टैंक जो होता है। जोहड़ शेखावाटी में हो चुका है, झील पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तालाब लास्ट वाले चैप्टर में हो चुका है। तो इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स में भी लगभग 50% पार्ट आपका पहले कवर हो चुका है। तो इस चैप्टर को अलग से रिटर्न करवाने की आवश्यकता नहीं है, और है भी सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक। अब इसमें देखिए, यस, कौन सा? तालाब में बाउंडेशन है ना, कौन सा?
टोबा को डिफाइन किया गया तालाब जैसे संरचनाएं जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, सिर्फ एक एरिया में है टोबा, पूरे राजस्थान में नहीं है। ऐसे तो आपके घर का बाहर का पानी है वो भी जमीन से घिरा हुआ ही है। भाई झील की डेफिनेशन है ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो चारों लैंड से कवर्ड हो, वो लेक में डिफाइन होगा। अब जैसे आप ये पूछो खड़ीन, खड़ीन भी तो जमीन से घिरी हुई है। खड़ीन तब होगी जब पालीवाल ब्राह्मण बनाएगा, तब खड़ीन होगी। डिफरेंस है उनमें। अब ये कहो कि बावड़ी भी तो जमीन से घिरी हुई है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें स्टेयर्स बनी हो, तब वो बावड़ी होगी। अब कहोगे जोड़ भी तो जमीन से घिरा हुआ है, तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं वाला जो एरिया है, जिसको जो ट्रेडिशन पानी है कि ग्रामीण क्षेत्र में, भाई जोड़ अपने शहरी क्षेत्रों में शब्द यूज नहीं करते, तो शेखावाटी में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं उनके लिए शब्द यूज होते हैं। बाकी लेक कहीं पे भी हो सकती है, सिटी में भी हो सकती है, रूरल एरियाज में भी हो सकती है। ये है। अब फोटो की बारी है। हाँ, अंतःस्थलीय का मीनिंग है किसी समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हो। जरूरी नहीं अंतःस्थलीय हो, जैसे लेगून लेक होती है समुद्र से जुड़ी हुई होती है। लेक चिल्का है वो समुद्र से जुड़ी हुई है। एक सेकंड बातें नहीं करें। ये कह रहे हैं कि झील अंतःस्थलीय होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओडिशा है। ओडिशा के तटीय क्षेत्र में जो झील बनती है वो बंगाल की खाड़ी में जैसे टाइड या ज्वार आता है तब बनती है। जैसे पानी ऊपर उठता है तो इस साइड में जो लैंड पार्ट है और ये दोनों जुड़ गए, तो जो ज्वार या टाइड आने के कारण पानी ऊपर उठा, उस पानी का कुछ हिस्सा इस रोधिका को क्रॉस करके इधर आ गया टाइड की कंडीशन में। लेकिन जैसे ही वापस एब की कंडीशन होगी यानी भाटा आएगा, समुद्र का पानी वापस नीचे गिरता है, तो इसको कहते हैं भाटा। जब पानी ऊपर उठता है तो उसको ज्वार। तो जैसे पानी नीचे गिरेगा तो ये जो बैरियर बना हुआ है इसकी हाइट में तो पानी इधर रहेगा, बाकी पानी इस साइड में पीछे हटेगा। और जैसे ही एब या भाटा आएगा तो समुद्र आपको अलग दिखाई देगा, और लेक उस समय आपको दिखाई देगी कि लेक का वास्तविक एरिया कितना है, कवर्ड बाई लैंड पार्ट, लेगून लेक। जैसे ही टाइड आएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगी समुद्र से। टाइड वाले टाइम में आप इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे, अंतर नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता कि चिल्का कहाँ तक, तो टाइड की कंडीशन में नहीं पता चलेगा। स्पेसिफिक नहीं है, वही झील की डेफिनेशन है। नाम क्या है? मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह किसे कहा जाता है? मीनिंग है कि भाई मानवेंद्र सिंह है। अब जैसे अब आपने अपने आप को डिफाइन किया, इस शब्द को डिफाइन किया, मानवेंद्र का मीनिंग ये है। अब मानवेंद्र है, मानवेंद्र मानवेंद्र में तो भी तो फर्क रहता है ना। तो इसका मीनिंग जो लैंड पार्ट के जो पानी से कवर हिस्सा होते हैं, होते लैंड पार्ट से कवर्ड ही है मोस्टली, लेगून को छोड़कर। लेकिन उनमें अंतर जो होता है वो उनके फॉर्मेशन के तौर पे होता है कि भाई किसी को रेक्टेंगल शेप में बनाए गए, किसी को मुख्यतः सिर्फ एक वाटर बेसिन के रूप में बनाए गए, शेप में कैसा भी हो सकता है। अब जैसे झील अपन ने पढ़ी, पुष्कर लेक अर्धचंद्राकार है। सांबर झील है वो लगभग रेक्टेंगल शेप में होती है, आयताकार आकृति में होती है। तो इसका मीनिंग नहीं, झालरा नहीं कहलाएगी। तो मीनिंग ये है कि राजस्थान के कुछ लेक हैं जिनके आकृतियां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो झील की कभी भी निश्चित आकृति नहीं होती। झालरा जो बनेगा वो फिक्स आकृति में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा। लेक का कोई साइज या शेप नहीं होता, उसमें सिर्फ एक वाटर बेसिन होता है जो जनरली लैंड कवर्ड होता है। तो इसमें स्पेसिफिक वर्ड ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो लेक्स बनने का तरीका वो एक नहीं है, लेक्स बनने के हजारों तरीके हैं। भाई मरुस्थल में जो बन गई इसका मीनिंग वो प्लाया है, पाली वालों ने जो बना दी वो खड़ीन है, समुद्र के पानी से जो बन गई वो लेगून है। तो बनने के तरीके से डिपेंड करती है। वॉल्केनो क्रेटर में बन गई वो क्रेटर लेक है। हाँ, बताओ, कवर हो गया? बागेश्वर।
हाँ जी, क्या चीज सेम ही होती है। कयाल और लेगुन में वही फर्क है जो गंगाधर और शक्तिमान में फर्क है। अब आप कहोगे सर गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही कयाल केरल में रीजनल नेम है। लेगुन झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है। और ख्याल जो हम देखते हैं किसी के या किसी का करते हैं। यस। कौन सी? क्योंकि उसका पानी सिर्फ स्नान के रूप में काम में नहीं लिया जाता। झालरा के पानी में नहाएंगे सिर्फ, पिएंगे नहीं। तोरजी का झालरा, जोधपुर। देखो मेरे हिसाब से, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, क्वेश्चन अपने तब जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब, क्योंकि उससे पहले अपना अधूरा ज्ञान होता है और अधूरे ज्ञान में क्वेश्चन कई होते हैं। तो ज्ञान जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में क्या है, आधी ज्ञान की तृप्ति तृप्ति लगभग जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, आधी नहीं 99% हो जाती, उसके बाद में क्वेश्चन करो। क्योंकि अभी चैप्टर अपना कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मोटे मोटे सिर्फ कीवर्ड आपको बताएं, ताकि जब आपको दिखाएं तो सिर्फ उस कीवर्ड पे आपका ध्यान जाए, इसलिए सिर्फ कीवर्ड यूज किए हैं अभी अपन। अब जैसे अपने ये बात कर रहे थे अपन सबसे पहले नाड़ी की, तो नाड़ी में आपको ध्यान है कीवर्ड इसमें क्या है, बाकी शब्दों की ओर ध्यान ही नहीं देना। ये एक प्रकार का तालाब होता है, पोखर होता है। राजस्थान के किस एरिया में अधिक प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान। ये तो कॉमन है, सब लगभग ज्यादातर वर्षा जल पे ही डिपेंड है, यानी इसमें रेनी वाटर है वो कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान में एक पोखर जैसी संरचना है जिसको जिसको नाड़ी कहा जाता है। राजस्थान में पहली जो नाड़ी है 1520 में राजस्थान अध्ययन वाली बुक में लिखा हुआ है कि ये राव जोधा के द्वारा निर्मित है। तो राव जोधा इस समय तक नहीं थे, इसका मीनिंग राव जोधा के वंशजों के द्वारा निर्मित है। तो कई जगह राव जोधा रेफरेंस दिया हुआ है कि राव जोधा के द्वारा राजस्थान की प्रथम बावड़ी 1520 नाड़ी 1520 में बनाई गई। तो वास्तव में 1520 में अगर बनी है तो 1520 में राव जोधा नहीं थे। तो मीनिंग वो लाइन ये होनी चाहिए राव जोधा के वंशजों के द्वारा। लेकिन ये तय है पश्चिमी राजस्थान में नाड़ी अधिक बनी है। तो पश्चिमी राजस्थान में पोखर या तालाब जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन पोखर आ गया तो तालाब तो नहीं होगा, तालाब से तो तुलना की है। तो पश्चिमी राजस्थान में उन संरचनाओं को क्या बोलेंगे? नाड़ी। और किस एरिया के आसपास है? जोधपुर के आसपास अधिक है। राव जोधा का नाम अगर आ रहा है इसका मीनिंग जोधपुर के आसपास ये संरचनाएं अधिक, यानी तालाब की तरह ही होती है देखने में एक तरीके से, जैसे ये संरचना दी ये पोखर की तरह, पोखर या टैंक या तालाब की तरह। एनिकेट बांध होता है, डैम होता है, पक्का किया जाता है उसको। अब तुम्हारा नंबर आया है। बिल से निकल निकल के आते हो, ये क्या है क्यों? टोबा ये पश्चिमी राजस्थान में, इसके जो बताया कि डीप मोर देन नाड़ी, इसके गहराई नाड़ी से ज्यादा होती। नाड़ी से ज्यादा होगी इसका मीनिंग पानी ज्यादा रहेगा, और पानी ज्यादा होगा तो यूटिलाइज इसका ड्रिंकिंग वाटर, पशुओं के पेयजल में यानी जलापूर्ति में, और लिमिटेड इरिगेशन। तो इसका मीनिंग है ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, अपने को ये याद रखना नाड़ी से ज्यादा डीप होते हैं उनको क्या बोलेंगे? टोबा। तो इसमें लाइन सिर्फ ये याद रखनी है कि पश्चिमी राजस्थान में नाड़ी से ज्यादा डीप है, यानी इनकी गहराई ज्यादा रहती। देखने में नाड़ी और टोबा में फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊपर से देखने से अपने को नहीं पता डीप कितनी है, या तो गलती से उसमें गिरोगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट है बावड़ी। बावड़ी के अंदर ये सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं, और ये आपको सामने जो दिख रहा है दौसा की चांद बावड़ी की पिक्चर है, जिसमें इस तरीके से कलात्मक सीढ़ियां बनी होती हैं, यानी इसमें बैलेंस करके बनाई जाती हैं, इस तरीके से कला के तरीके से बनाई जाती हैं। नंबर ऑफ स्टेयर्स से ये हजारों की संख्या में होती हैं इसमें। हालांकि बावड़ी के आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, कईयों में हो सकता है सैकड़ों में ही काम हो जाए, लगभग 100 के आसपास ही, और कईयों में हो सकता है 1000 सीढ़ियां भी कम पड़े। तो ये इस तरीके से कुंड बने हुए होते हैं, इसमें ये तय होता है सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं। तो इसका जो इंग्लिश जो शब्द यूज होता है वो ऐसा ही होता है कि सीढ़ियाँ यानी स्टेप, और वेल्स यानी कुआं।
तो इस कारण इनको स्टेप वेल्स कहा जाता है, बावड़ियों को। गुजरात की ओर जाओगे तो वहां थोड़ा सा ठीक शब्द लिया जाएगा बाव। हमारे राजस्थानी कल्चर में डी ज्यादा लगता है भाई। अपने तो ग्रामीण क्षेत्रों में संदीप भी संदीप पड़ा होता है, डी जनरली लगाया जाता है ना नामों के आगे। संगीता भी संगीता नहीं होती गांव में। तो ये बावड़ी सीढ़ी नुमा कुएं, इसमें वर्षा जल या भूमिगत जल, भूमिगत जल का मीनिंग ये होता है कई जगह तो इसके चारों ओर का एरिया पक्का होता है, तो जैसे ही बारिश आती है तो पक्के वाले एरिया से पानी डल जाता है। कई जगह वाटर सोर्स रेनी वाटर नहीं होके पास में कोई कुआं होता है, कुएं से भी पानी डाल दिया जाता है। तो इसका मीनिंग ये मुख्यतः ग्राउंड वाटर पे भी डिपेंड हो सकती है, लेकिन ये चीजें आवश्यक नहीं है इसमें। मेन पॉइंट ये होता है जल संरक्षण की सीढ़ी नुमा कुएं यानी स्टेयर वाले जो वेल्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, बावड़ी। यह राजस्थान में बूंदी की ओर प्रचलित जल संरक्षण की तकनीक को क्या कहेंगे, बावड़ी। इस कारण बूंदी में ज्यादा होने के कारण बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। किस सिटी को कहा जाता है, बूंदी। फिर राजस्थान की कुछ प्रमुख बावड़ी हैं। वैसे बावड़ी वाला पार्ट आर्ट एंड कल्चर में आता है आपके, लेकिन ज्योग्राफी में होने के कारण कुछ एक बावड़ी अपन कवर करेंगे इसमें। जैसे बूंदी की एक प्रसिद्ध बावड़ी है, फीमेल वाली ज्यादा है यहाँ पे। एक तो रानी के नाम से रानी की बावड़ी, एक गुजरात में आती है रानी की बाव, वो यूनेस्को सूची में शामिल है। तो ये रानी की बावड़ी, रानी कौन कौन सी, एक तो गुलाब और एक अनारकली। रानी कौन कौन सी, एक तो गुलाब और एक अनारकली। और कहाँ पे, रानी, गुलाब, अनारकली, बूंदी के अंदर। तो ये सारी बावड़ी आपके बूंदी की। बूंदी के जस्ट ऊपर की ओर जाओगे आप, इस साइड में डिस्ट्रिक्ट आएगा टोंक। टोंक का एक हिस्सा इधर केकड़ी की तरफ चला गया, टोडा राई सिंह, जहाँ की एक प्रमुख रानी प्रसिद्ध है वहाँ, जिसमें है हाड़ी रानी। रानी से पहले एक टैग लगेगा हाड़ी, आगे शब्द वही है रानी की बावड़ी। तो ये हाड़ी रानी की बावड़ी। तो सिर्फ रानी की बावड़ी होता तो बूंदी, और हाड़ी रानी की बावड़ी। तो ये टोंक से अलग हुआ हिस्सा टोडा राई सिंह केकड़ी, तो वर्तमान में केकड़ी में चली गई, पहले टोंक में थी। तो ये टोडा राई सिंह लोकेशन है, ये स्थान का नाम है टोडा राई सिंह केकड़ी। जैसे ही टोंक से ऊपर आओगे जयपुर, जयपुर में जो फोर्ट है अपना आमेर, आमेर के आसपास जहाँ पहले मुख्यतः शासन किसका था, मीणाओं का। तो वहाँ एक आमेर पैलेस में एक बावड़ी बनी हुई है, पन्ना मीना बावड़ी। और वर्तमान में भी है, अगर हम देखें सिडवल ट्राइब्स में, तो राजस्थान की सबसे बड़ी सिडवल ट्राइब कौन सी है, अनुसूचित जनजाति राजस्थान में मीणा, मीणा के बाद भील और भील के बाद घरासी है। तो ये तीन प्रमुख बड़ी जनजातियां जिनके बारे में राजवीर सर आपको अलग से लिखवाएंगे, भी लिखवा दिया। तो मीणा सबसे ज्यादा राजस्थान में किस जिले में, जयपुर। जैसे भील सर्वाधिक उदयपुर में, जैसे ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही में, जैसे सहरिया सर्वाधिक अपने बारां के अंदर, तो उसी तरीके से मीणा जहाँ पर अधिक है वहाँ पन्ना मीना बावड़ी। तो पन्ना मीना बावड़ी कहाँ पर है, जयपुर। ये आमेर पैलेस में बनी हुई। अगर आमेर फोर्ट अच्छे से देखा हुआ है तो ये पन्ना मीना बावड़ी देखी हुई है आपकी, और ठीक से नहीं देखा हुआ तो इस बार देखना। जैसे जयपुर से आप पूर्व की ओर निकलोगे, पूर्व की ओर यानी दौसा, तो दौसा की बावड़ी अभी मैंने पिक्चर में दिखाई थी आपको, आभानेरी बावड़ी, जिसको हम कहते हैं चांद बावड़ी। इसको बनाने वाले थे राजा मिहिर, मिहिर का दूसरा नाम था चांद। इनको चांद के नाम से भी जानते थे, निर्माता के नाम से, इन्हीं के दो नाम है, राजा मिहिर और चांद, तो उन्हीं के नाम से इसको चांद बावड़ी कहा जाता है। आरएस में आज तक जितनी बावड़ी पूछी है 99% यही पूछी गई है, यानी एक ही बावड़ी ये बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम में, क्योंकि अपने जल संरक्षण के बहुत सारे पार्ट हैं। पिछले 3 चैप्टर अपन वाटर से ही पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन में किस तरीके से देते हैं, एक ऑप्शन में एक तो लेक लिखते हैं, झील लिख देते हैं, एक डैम या बांध का नाम लिख देते हैं, कोई एक वाटर सोर्स में जैसे एक बावड़ी लिख दी, और किसी तालाब वगैरह या किसी झालरे का नाम लिख दिया। इस तरीके से पॉइंट्स लिख के देते हैं आपको, वाटर वाले पॉइंट।
लेक का नाम, डैम का नाम, बावड़ी का नाम, तालाब, फिर इनकी लोकेशन देते हैं, जिसमें हो सकता है 3 ठीक दिए जाए, एक गलत दिया जाए, या चारों डिस्ट्रिक्ट हो सकता है ठीक दिए गए हों जिनको सुमेलित करना हो। तो उनमें सबसे ज्यादा ये जो बावड़ी वाला ऑप्शन देते हैं उसमें यही रखते हैं, चांद बावड़ी। ये पुरानी क्वेश्चन पेपर निकालोगे उससे आइडिया होगा आपको। तो बावड़ियों में सबसे ज्यादा बार ये चांद बावड़ी। अभी दौसा में 2 बावड़ी हैं जो निकटतम बनी हुई है, जिसमें एक बड़ी और एक छोटी। उनको नाम ये दे दिया बड़ी बावड़ी, छोटी बावड़ी, एरिया के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान की बड़ी छोटी बावड़ी कहाँ पर है? दौसा के अंदर। तो एक तो चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध, एक छोटी बावड़ी, और एक उसके नजदीक बनी हुई बड़ी बावड़ी। तो छोटी बड़ी बावड़ी कहाँ पर है? दौसा। फिर इस दौसा से इस साइड में आप अलवर की ओर जाओगे तो अलवर के अंदर एक जगह आती है निमराना बावड़ी। तो निमराना बावड़ी वैसे तो प्रसिद्ध निमराना के नाम से कम है ये। जो बावड़ी जो बनी हुई होती हैं, जिसमें ये स्टेयर या सीढ़ियां जो होती हैं, इसमें क्या होता है 3 और सीढ़ियां थोड़ी नीचे बनाई जाती हैं ताकि बावड़ी में अगर कोई उतरने का भी प्रयास करे तो नीचे गिर जाए। इसमें एंट्री सिर्फ एक तरफ से होती है। तो जो राजा महाराजा कई बार स्नान के रूप में भी इन बावड़ियों का यूज करते थे, तो एंट्री इस महल से होगी। इस महल से अगर आप होते हुए आते हो तो इस साइड में स्टेयर्स ऊपर तक रहती हैं। तो बावड़ी में जब नीचे उतरना है तो सिर्फ इस एरिया से ही नीचे उतरा जा सकता है एक तरफ से। बाकी 3 और स्टेयर्स हैं वो थोड़ी नीचे से स्टार्ट होंगी। तो अगर उतरने का प्रयास करोगे, क्योंकि बावड़ियों की सीढ़ी बहुत संकरी होती, तो बैलेंस बिगड़ के और नीचे गिर सकते हो। तो इसका मीनिंग प्रयास सिर्फ इधर से ही किया जाएगा। तो यहाँ निमराना में क्या किया गया है, बावड़ी के पास जो पैलेस या महल बनाया गया है, ये महल बनाया गया 9 मंजिल का। इसको नाम दिया गया 9 मंजिला बावड़ी। कितने मंजिल बावड़ी? तो राजस्थान में 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है? निमराना। निमराना बावड़ी को 9 मंजिला बावड़ी कहा गया। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के पास एक बावड़ी, जो वहां के किसी स्थानीय शासक को, राजा को सपना आया था और भूत ने सपने में कहा था कि मेरी एक बावड़ी बनानी है। जो कहा जाता है कि राजा ने एक दिन में तैयार करवाया था, उसको नाम दिया जाता है भूत बावड़ी। तो राजस्थान में भूत बावड़ी कहाँ है? तो ये जोधपुर की तरफ आती है। भूत बावड़ी जोधपुर के अंदर। अब जैसे मैंने बावड़ी बताई आपको, ये एक तरफ से एंट्री। उदयपुर में ऐसी एक बावड़ी है जिसमें 3 तरफ से एंट्री है, उसको कहा गया त्रिमुखी बावड़ी, क्योंकि उसके 3 फेस हैं जिनसे एंट्री की जा सकती है। तो राजस्थान में 3 मुख वाली बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर। उदयपुर के जस्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। नवलखा झील बूंदी के अंदर, नवलखा तालाब और नवलखा बावड़ी। तो ये झील में लिखवाए थे शब्द नवलखा या नौलखा बावड़ी। तो मैंने कहा था इस शब्द को ध्यान रखना, नवलखा को। ये 3 पॉइंट है, एक झील है, एक तालाब है और एक बावड़ी। तो बावड़ी तो नीचे होता है ना, कुंड, तो ये तो नीचे की तरफ है, डूंगरपुर की तरफ। और नवलखा झील है वो इधर बूंदी की तरफ, और जो तालाब है वो 12, और बावड़ी मिलेगी नीचे डूंगरपुर की तरफ। यहाँ से उदयपुर से आप पश्चिम की ओर जाओगे सिरोही, तो सिरोही में दूध के नाम से लिखवाई हुई है। दूध तलाई है वो तो है पिछोला के पास, और दूध बावड़ी है वो सिरोही के पास। तो दूध तलाई है तब तो उदयपुर आएगा, और बावड़ी है तब सिरोही आएगा। सिरोही में राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी आती है जिसका नाम है लाहिनी बावड़ी। लाहिनी बावड़ी, ओल्डेस्ट स्टेपवेल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन या पुरानी बावड़ी का नाम क्या है? लाहिनी बावड़ी। तो लाहिनी बावड़ी सिरोही की। तो राजस्थान में रानी की बाव, वैसे तो बाव बोल दो चाहे बावड़ी बोल दो, एक ही मीनिंग। तो रानी की बाव एक गुजरात में आती है। राजस्थान में रानी की बाव या बावड़ी कहाँ है? और रानी के साथ कौन है? अनारकली और एक गुलाब, 2 और हैं। तो रानी के साथ एक तो गुलाब और एक अनारकली, तीनों की तीनों बूंदी के अंदर। रानी का नाम अगर हाड़ी रानी है तो फिर है टोडा राय सिंह, पहले टोंक में और अब केकड़ी में। और पन्ना मीना, तो जहाँ मीना अधिक है यानी जयपुर। और चांद बावड़ी, बड़ी बावड़ी, छोटी बावड़ी, ये सब दौसा में। निमराना बावड़ी या 9 मंजिला बावड़ी। तो 9 मंजिला क्यों है? क्योंकि उसके पास में जो पैलेस या महल है वो 9 मंजिल का है। भूत बावड़ी पश्चिमी राजस्थान जोधपुर। नवलखा बावड़ी राजस्थान के सदन में डूंगरपुर। त्रिमुखी बावड़ी ये उदयपुर में। दूध बावड़ी सुरई में। दूध तलाई ये पिछोला के पास में, ये उदयपुर में। और लाहिनी बावड़ी ओल्डेस्ट स्टेपवेल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी लाहिनी बावड़ी। तो राजस्थान में ये 8-10 बावड़ी हैं जो प्रसिद्ध हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चांद बावड़ी।
यानी आभानेरी बावड़ी, आभानेरी में है दौसा केव। क्वेश्चन, किसानों द्वारा खेती के उद्देश्य से गड्ढे खोदकर छोटे तालाब बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में बन रहे हैं तो डिग्गी कहा जाता है। और ऐसे सामान्यतः क्यारियों में पानी भी भरते हैं, उसको क्यारी भी बोलते हैं। तो क्यारियों में भी पानी भरते हैं कई जगह। और पानी को छोटे तौर पे या कई बार थोड़ा सा यूं पानी ज्यादा रोक लिया जाता है तो वो मिट्टी का एनीकट भी होता है, मिट्टी का छोटा बांध भी होता है। सर हमारी तरफ एक पोखर है जिसके बीच में एक मिट्टी का टीला है, एक तालाब है जिसके बीच में एक मिट्टी का टीला है जिस पर जीव जंतु रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो ऐसी संरचनाएं जो वाटर से कवर्ड होती हैं छोटे आइलैंड रूप में कह सकते हैं। बाकी अगर मिट्टी मिट्टी है तो रेत का टीला भी बोल दो चाहे उसको। और ये किसकी तरफ है ये बताना, किसने भेजी है चिट्ठी? देखो जो कुदरत में जो चीजें नहीं बनी है ना उनके बारे में मत पूछो, क्योंकि मैं धरती पे ही रहता हूँ, मैं इस पृथ्वी पे अवतार नहीं हूँ। कहीं आप ये सोचो कि बस पढ़ा के बाद में शाम को ऊपर, कल सुबह शाम को प्रकट होगा 3 से 7। और ये तो ठीक है मैं पृथ्वी पे रहता हूँ इसलिए जीवित रहने दे रहे हो। अब आओ झालरा। तो इसमें बताया था सामान्यतः इनका आकार कैसा होता है, तो इसका कीवर्ड ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं। और अपने पास कोई भी वाटर सोर्स है उस पर डिपेंड होते हैं। अब ये याद नहीं करना, वाटर सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई झील हो, बारिश का पानी हो, डैम का पानी हो, या कोई तालाब का पानी हो, इसमें भरा जाता है। तो इसका मीनिंग किसी न किसी पानी वाटर सोर्स पे डिपेंड होता है। और शेप में कैसा होगा? आयताकार। और इसके जल का जो उपयोग है ये धार्मिक रीति रिवाज के स्नान के लिए यानी बाथिंग के रूप में यूज होता है। इसका मीनिंग पेयजल के रूप में इसके पानी का यूज नहीं किया जा सकता। जब नहा रहे हैं इसका मीनिंग पीने के काम में नहीं लेंगे फिर। तो इसमें याद ये करना है, एक तो आयताकार और एक पेयजल में इसके पानी का यूज नहीं होगा। तो मुख्यतः आयताकार संरचना, बावड़ियों के जल का उपयोग स्नान में भी होता है, मुख्यतः पेयजल में भी होता है। जरूरी नहीं है कि बावड़ियों के पानी में सिर्फ स्नान ही किया जाए, तो वो पेयजल के रूप में भी कई जगह पेयजल के उद्देश्य से भी बनाई गई, क्योंकि बावड़ियां राजस्थान में मोर देन 1000, हजारों की संख्या में बावड़ियां हैं राजस्थान में, जिनमें लगभग 200 से 300 बावड़ियां अकेले अपने बूंदी बूंदी में आती हैं। इस कारण बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, जिसमें अधिकांशतः अपनी समाप्त हो चुकी हैं। कुछ एक बावड़ियां, प्रसिद्ध बावड़ियां बची हुई हैं जिसमें अपने नाम इंडिकेट किए हुए, रानी, गुलाब, अनारकली, ये प्रसिद्ध बावड़ियों के नाम अपने लिखे। खड़ी नहीं अब करवाया हुआ है आपको। पश्चिमी राजस्थान में जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई झील है वो क्या है? तो इसमें ये शब्द आएगा क्वेश्चन के अंदर कि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की जो झील तैयार की गई है वो खड़ीन, जो जैसलमेर की ओर अधिक है। अब पालीवाल ब्राह्मण क्योंकि पाली से गए हुए हैं जैसलमेर की तरफ, इस कारण पाली वाले ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। कौन सा? ये वाला मिट्टी है, ये वाला, ये कवरिंग एरिया है। और ये जो ब्राउन वाला एरिया है इसमें पानी इकट्ठा होता है। कौन से वाला? ये पूरा ही सुन लो, इस एरिया में पानी इकट्ठा होगा। ये वाला, ये सोलो डंग वेल्स है, यानी इसके पास में कुछ ऐसे वेल्स या कुएं बना लिए जाते हैं, क्योंकि जैसे ये इस एरिया में पानी भरेगा तो सामान्य सी बात है इसका पानी जमीन में नीचे बैठेगा।
और इसके आसपास में जो अपन ने अभी एक शब्द यूज किया था, एक अपन ने कोई शब्द यूज किया था, कोई या बेरी। तो कोई या बेरी ऐसे वाटर सोर्स के पास में बनाए जाते हैं जहां निकटतम पानी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी कैसी है, सैंडी सॉइल, उसमें पानी का रिसाव होकर आसपास का कोई कुंड इसके इतना निकटतम बनाया जाता है, कई बार ये पानी का रिसाव होकर इसमें चला जाएगा। जैसे नदियों के पास में जो वेल्स या कुएं खोदते हैं उसमें पानी जल्दी निकल आता है। जैसे आप करौली धौलपुर चंबल के पास वाले खेतों को खोदो, 15 फीट के ऊपर पानी निकल आता है। कारण, कहीं चंबल का पानी आसपास की चट्टानों के अंदर रिसाव करके चला जाता है, इस कारण कम डीप के ऊपर पानी मिल जाता है, जितना अपन सोचते नहीं है उससे भी कम डीप पे। जब बाकी पश्चिमी राजस्थान में जो अभी मैंने 15-20 फीट यूज किया है उसके आगे डबल जीरो लगा दो तो नहीं मिले भाई, गैस और पेट्रोल पहले निकल आएगा, पानी नहीं निकलेगा वहां भाई, कई एरियाज में, पूरे राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं है। तो इस स्लोप के ऊपर जैसे कि मैंने आपको ध्यान हो एक डायग्राम बनाया था सैंड ड्यून्स के ऊपर, और उसमें बताया था कि ये जो खड़े हिस्से के ऊपर जो बनाई जाती है ये खड़ीन होती है, और जो बीच में जो अस्थायी पानी की झील ये पलाया होती है। तो ये स्लोप वाले एरिया में खड़े हिस्से में बनी हुई होती है, इस कारण ये क्या है, खड़ी। बेरिया कोई पश्चिमी राजस्थान में तालाब या जोहड़ के अतिरिक्त जल, इसका मीनिंग वाटर सोर्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं तालाब हो, जोहड़, कोई झील भी हो सकती है, उनके पास में ऐसा छोटा कुंड बनाया जाता है जिसके डीप कम रखी जाती है। तो इसमें गोलाकार कुंड होता है जो कम डीप के साथ होता है, कम गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें जल संग्रहित किया जाता है। तो ये आसपास का जो तालाब वगैरह है उनका पानी आता है, तो कई बार इसमें क्या, जो सोइल वगैरह, मिट्टी वगैरह, ऐसा पानी दिखाई देता है, गाद का पानी। वैसा रेनी वाटर होता है, ये साफ पानी होता है वैसे, यानी मुख्यतः प्रदूषित वाटर नहीं होगी, मिट्टी जरूर मिक्स होती है, तो इस पानी को कई जगह छान के यूज करते हैं। कई जगह घरों के अंदर जिन क्षेत्रों में पानी कम होता है वहां इसको उबाल के भी यूज किया जाता है। जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जोहड़ का पानी भी लाके लोग घरों में पिया करते थे, जब उनमें एक रोग हुआ करता था, नारू रोग, नारू जो कीट जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र के पहले के लोगों के पाँव और उनके ऊपर देखो ये तो बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं। तो जो नारू रोग या कृमि रोग है उस कीट को बाद में निकाला जाता था शरीर से। ये साइंस में आप पढ़ोगे, पोल्यूटेड वाटर के कारण होता है, प्रदूषित जल के कारण। तो यूं लगेगा जैसे दादाजी के, नाना जी के, इनके पाँव के ऊपर कोई गोली लगी हुई हो, क्योंकि उससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं उससे। तो फिर वो बताएंगे पहले बेटा पीने के लिए पानी नहीं था, नारू रोग जनरली लोगों में अधिक होता। अब तो लोगों के घरों के अंदर किचन में हेमा मालिनी है जो साफ कर करके देती है, कैंट लगा हुआ है सबके लगभग। तो सर्वाधिक ये बैरियर कोई किस एरिया में, जैसलमेर बीकानेर। क्वेश्चन में इसमें ये आता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन की किस टेक्निक को अधिक अपनाया गया है, बैरियर कोई। तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला रेफरेंस है तो आंसर देना है बैरियर कोई, टांका या कुंड। तो ये मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है घरों में या सार्वजनिक स्थानों पे, यानी आप घर पे भी बना सकते हो और पब्लिक पैलेस पे भी, जैसे स्कूल में बनाया गया पब्लिक पैलेस है, और जिसमें वर्षा जल संग्रहित होता है, और इसके प्योरिटी को बनाए रखने के लिए इसको ऊपर से भी कवर। तो अभी तक ऐसा कोई भी वाटर सोर्स नहीं था जिसको ऊपर से कवर किया जाता है, सब ओपन रहते हैं, लेकिन इसको ऊपर से कवर किया जाता है। अब जैसे बारिश होगी तो बारिश का जो एरिया है इसके ऊपर पानी जैसे बरसेगा, तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं साइड में, जैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो एक एक दो बारिश का पानी अपन बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद में ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ का जो साफ पानी होगा इस पे जो गिरेगा वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। और अपने स्कूल के बच्चों के लिए देखते हैं कि लगभग कई बार साल भर पीने के योग्य पानी होता है इसमें। इसका मीनिंग है फ्रेश वाटर रहता है, पार्लर पानी कहा जाता है इसको। और ऐसा ही घरों के अंदर अपन सीमित छोटा टैंक बना के, जो लगभग 600 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर कैपेसिटी जिसकी जितनी है वो उतना बनाता है। तो इसमें यह होता है कि बारिश के पानी को जो रेन का जो रेनी हार्वेस्टिंग वाटर जो होता है, यानी कुंड बना के उस पानी को रोकना। तो घरों में टैंक बना के या सार्वजनिक स्थानों पे टैंक बना के पानी को रोकना, तो ये एक टैंक ही होता है पानी का। तो इस टैंक का मीनिंग कुंड लेना है, टैंक का मीनिंग यहाँ तालाब नहीं लेना है। तो पेयजल के उद्देश्य से बनाए गए टैंक यानी टांका या कुंड कहलाता है।
इसमें कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, सब जिलों में प्रचलित है। नेक्स्ट है जोहड़। तो जोहड़ आपको बताया हुआ है शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं। तो गांव में जो ढाल के अकॉर्डिंग पानी बहता हुआ इकट्ठा हो जाता है उसको जोहड़ा कहा जाता है, जोहड़ा या जोहड़। और ये अधिक प्रचलित किस क्षेत्र में है? शेखावाटी। वहां डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। तो रो वेल्स ऑफ वाटर इज नोन एज जोहड़ इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी के पानी के कच्चे कुएं जोहड़। जोहड़ पद्धति को पुनर्जीवित या रिवाइवल करने का प्रयास किया था अलवर के राजेंद्र सिंह ने। इन्होंने गांव गांव जाके जोहड़ों को वापस बनाने के लिए प्रेरित किया और कई जगह जोहड़ों का निर्माण करवाया इन्होंने। इस कारण इनको कहते हैं जोहड़े वाले बाबा। और इसके लिए फिर इनको एशिया का बेस्ट अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबल अवार्ड भी कहा जाता है। तो इस अवार्ड से इनको नवाजा गया था, जोहड़े वाले बाबा यानी अलवर वाले राजेंद्र सिंह को। तो जो व्यक्ति जिस चीज को लेके काम करता है उसका टेक दिया जाता है। जैसे कैलाश सांखला जी ने टाइगर को बचाने का काम किया तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जैसे सलीम अली जी हैं जिन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए प्रयास किया तो उनको बर्ड मैन कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया के अंदर श्वेत क्रांति लाने का काम वर्गीज कुरियन ने किया तो इस कारण उनको मिल्क मैन कहा जाता है, यानी जिन्होंने दुग्ध बढ़ाने के या डेयरी इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। तो कुछ व्यक्तित्वों के नाम से काम से उनको टैग मिलता है। तो वाले बाबा का टैग किसको मिला हुआ है? राजेंद्र सिंह अलवर वाले को। और इसका संबंध जोहड़े का अलवर से नहीं, मुख्यतः किस एरिया से? शेखावाटी। लेकिन ये नहीं कहेंगे जोहड़े अलवर में नहीं है, लगभग सभी जिलों में, लेकिन प्रचलित ज्यादा कहाँ है? शेखावाटी रीजन में। ये टॉपिक किया हुआ है ऑलरेडी, यूजेज भी आपको लिखवाए हुए। तो इसका मीनिंग वर्षा जल या नदी जल किसी का भी पानी हो सकता है जो एक जल बेसिन के रूप में इकट्ठा होता है और जो मुख्यतः चारों ओर से लैंड से कवर्ड होता है। हालांकि लेगून लेक होती हैं वो एक तरफ से समुद्र से भी जुड़ती हैं टाइड की कंडीशन में। झील में ये करवाया हुआ आपको, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना लिखवाई हुई। तो 2016 से पहले स्टार्ट हुई थी, 2001 ये वापस स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक अपनी जयपुर की मानसागर भी लिखवाई हुई है आपको। इसके बाद तालाब। तो ये एक प्रकार का कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय होता है, मीनिंग तालाब कई जगह अपने आप भी बनते हैं, कई जगह इनको बनाया भी जाता है। तो इसका मीनिंग ये दोनों में काउंट होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में काउंट किया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि कम से कम इसमें 4 महीने पानी होना चाहिए। 4 महीने से अगर पहले सूख रहा है तो जोहड़ या कोई भी दूसरा वाटर पॉइंट है वो कहा जा सकता है, लेकिन तालाब नहीं होगा फिर। और उसका एरिया 1 वर्ग मीटर से लेकर और 2 हेक्टेयर के बीच में, लगभग 8 बीघा के बीच में होना चाहिए। तो देखने में तो अपने को नाडी या टोबा जैसा ही दिखता है, लेकिन कंडीशन ये है। तो जल संरक्षण की वो तकनीक जिसमें कम से कम 4 महीने पानी हो तो वो टैंक या तालाब में काउंट होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में या सार्वजनिक स्थानों पर, हालांकि अब शहरी क्षेत्रों में भी बनाने लग गए हैं, तो जो कुंड बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? टांका या कुंड। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, अच्छा परंपरागत तकनीक तो अपनी ये हो गई, गैर परंपरागत जो है वो आपकी सारी कवर किए हुए। गैर परंपरागत में एक तो हम मानते हैं डैम, जो गवर्नमेंट आज वर्तमान में अधिक बनाती है। जैसे हर बजट में आप देखते हो कि इस नदी के ऊपर डैम बनाया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने इतना बजट दिया। तो ये गैर परंपरागत तकनीक है जो वर्तमान में प्रचलित है। कई जगह डैम बनाने के बाद उन जगहों पे पानी सप्लाई किया जाता है जहां पानी नहीं है, तो इसका मीनिंग वहां से क्या निकाली जाती है? नहर, कैनाल। तो कैनाल प्रोजेक्ट है वो भी हमारी लास्ट वाली 20th सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, इसमें ही प्रचलित है नहरें। नहरें पहले के समय में नहीं थी भी तो कच्ची नहरें थी। पक्की नहर फर्स्ट पक्की नहर माना जाता है गंग नहर को। तो इसका मीनिंग पक्की नहरों का निर्माण आधुनिक समय में ही हुआ है। बाकी कैनाल होने को तो प्राचीन समय में इंडस सिविलाइजेशन में भी नहरें थी, सिंधु कालीन सभ्यता में पाकिस्तान की ओर। जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैनाल मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु कालीन सभ्यता में। इस कारण पाकिस्तान को एक टैग दिया जाता है नहरों का देश, कंट्री ऑफ कैनाल्स। लेकिन पक्की नहरें आधुनिक कार्य माना जाएगा ये जल संरक्षण तकनीक का। और एक इजराइल की टेक्निक जिससे जल संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं अपन, ड्रिप और स्प्रिंकलर, बूंद बूंद और फवारा तकनीक।
वैसे तो किसान अपनी मर्जी से कहीं पे भी यूज कर सकता है ड्रिप और स्प्रिंकलर को, उसके बजट पैसे के ऊपर डिपेंड करता है किसके पास कितना पैसा है। बाकी नर्मदा पे एक कंपलसरी इम्प्लीमेंट है, बाकी किसानों के खेत में कंपलसरी इम्प्लीमेंट नहीं, अपनी इच्छा जैसे दें पानी वैसे। लेकिन नर्मदा का पानी अगर लेना है तो इससे ही पॉसिबल है ड्रिप और स्प्रिंकलर। तो इसमें पूछा ही वही जाता है, बाकी ये टेक्निक हमें इसराइल से ली हुई है हमारी। तो बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई तकनीक मुख्यतः किस कंट्री से अडॉप्ट की हुई है? इसराइल की तकनीक है। एग्रीकल्चर में हम ज़्यादातर जो रिसर्च है वो इसराइल के ही फॉलो करते हैं, इसराइल से ही लेते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला चैप्टर था नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक यानी गैर परंपरागत। ये लास्ट वाले चैप्टर में यही कवर कर रहे थे अपन। डैम कवर किए थे लगभग 50-55 जो लिखवाए थे, नदियों के ऊपर भी लिखवाए में। कैनाल ये आपको सेपरेट पोर्शन करवाया था जितनी भी नहर। ड्रिप और स्प्रिंकलर जो कंपलसरी इंप्लीमेंटेड है ये आपको पॉइंट लिखवाया था नर्मदा के अंदर। तो गैर परंपरागत तो पूरा कवर किया हुआ है। अब इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ अपनी जल संरक्षण या जल संबंधित कुछ स्कीम या योजनाएं। तो वाटर से रिलेवेंट जो स्कीम है उसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेयजल के लिए स्कीम थी सौ जल धारा योजना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2002 में स्टार्ट की गई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, हालांकि इसमें लेटेस्ट ही पूछते हैं, पुराने वाली पूछते भी नहीं है। अब इस स्कीम में पूछने के दो तरीके हैं। एक तो सौ जल धारा योजना कब स्टार्ट की गई, तो एक तो फैक्ट पूछ सकते हैं 2002। यह मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई? स्वयं जल धारा योजना। या स्वयं जल धारा योजना का उद्देश्य क्या था? तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति करना। तो यह सिंचाई के लिए जलापूर्ति नहीं करेगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। स्वयं जल धारा योजना के बाद में 2016 में एक कार्यक्रम आता है जल स्वावलंबन योजना। इस योजना को स्टार्ट किया था 26 जनवरी के नेक्स्ट डे, 27 जनवरी से। 2016 में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तो ये महारानी के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई थी अपने ही एरिया से, झालावाड़, जहाँ पे एक जगह है गर्दन खेड़ी। कौन सी खेड़ी? गर्दन के नाम से, गर्दन खेड़ी, झालावाड़। इस योजना का उद्देश्य ये था कि नरेगा कार्यक्रम के तहत मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास या जहाँ पे कोई वाटर पॉइंट हो उसमें बारिश के पानी को बचाना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो बारिश का बहता हुआ पानी है तो उसको तालाब में इकट्ठा करना या उसको जोहड़े के अंदर संरक्षित करना, या जहाँ कोई बड़ी नदी है तो बड़ी नदी के ऊपर वहाँ के स्थानीय लोग मिलके और उसके ऊपर एक छोटा डैम बनाए, बांध वगैरह। इसका मीनिंग है कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाई जलापूर्ति करना सरकार का मुख्य कार्य है कि आम जनता तक पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जलापूर्ति करे। तो इसका मीनिंग है सरकार के पास भी जो सोर्स है वो सीमित है। इसका मीनिंग अगर हमने अप्रोच या प्रयास नहीं किया तो अकेली सरकार भी ऐसा नहीं कर पाएगी कि हर व्यक्ति तक जल उपलब्ध करवा दे। तो इसका मीनिंग कम से कम इंसान हो सकता है कि अपना जो यूटिलाइज वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा जुगाड़ पानी का नहीं कर पाए, लेकिन हर व्यक्ति के पास एक घर है और उस घर पे इतनी बारिश कम से कम होती है कि वो साल भर का पानी कलेक्ट कर पाए। तो मीनिंग है पेयजल की आपूर्ति हम स्वयं कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग स्वयं के ऊपर डिपेंडेंसी होना यानी स्वावलंबी बनना।
जैसे घर वाले एक निश्चित समय तक आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ताने मारना स्टार्ट करेंगे, कितने एक दिन और लेगा पैसे। तो इसका मीनिंग है कर दिए गए स्टार्ट। तो इसका मीनिंग है कि एक निश्चित समय के बाद ये ताने इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि भाई इसके धीरे धीरे समझ में आ जाए, समझ में नहीं आए तो अपने कहने से समझ में आ जाए, और फिर भी नहीं आए तो बाद में बजट धीरे धीरे बंद किया जाएगा आपको। तो इसका मीनिंग आपको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो सरकार ने भी ये कहा कि जल में कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें लोगों को स्वावलंबी बनना होगा। तो इस स्कीम या योजना की काफी बड़े स्तर पर तारीफ हुई, हालांकि लोगों को यह काम करने के लिए पैसा दिया गया। एक कोई भी व्यक्ति जोहड़ के अंदर जल संरक्षण का प्रयास करेगा, इनको पक्का करेगा, तो गांव के अंदर अपने जो जल संरक्षण के जो प्रयास किए गए, जोहड़े, तालाब, तो ये जल स्वावलंबन कार्यक्रम का हिस्सा था, जो राजस्थान में अलग अलग ग्राम पंचायत पंचायत समितियों में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया। अब स्टार्टिंग में इसमें कुछ सीमित ग्राम पंचायतें या पंचायत समितियां शामिल की गई, यानी पूरे राजस्थान में ये इम्प्लीमेंट नहीं होकर अलग अलग चरणों में इम्प्लीमेंट हुई है। तो उसका पहला चरण जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये दिसंबर तक चला था, 2016 तक, काफ़ी सक्सेस रहा। तो गवर्नमेंट को मोटिवेशन मिला इससे कि ये योजना काफ़ी हद तक सक्सेस रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कई जगह वाटर टैंक बना दिए, कई जगह तालाब बना दिए, जोड़ बना दिए, छोटे अनिकट या डैम या बांध बना दिए। फिर दूसरा चरण ये लेकर आए 2016 के लास्ट में, दिसंबर 2016। फिर इस कार्यक्रम को सेकंड चरण को लगभग 1 साल तक के लिए रखा गया। फिर वापस नेक्स्ट ईयर कार्यक्रम वापस स्टार्ट हुआ दिसंबर 2017, इसका तीसरा चरण। फिर 2018 में चुनाव आने वाले थे, तो दिसंबर तक तो आचार संहिता अपने पहले ही लगनी थी, अक्टूबर के आसपास, तो इन्होंने इसका चौथा चरण फिर अक्टूबर 2018 में स्टार्ट कर दिया और दिसंबर में सरकार चली गई। तो ये कार्यक्रम 4 चरणों में स्टार्ट हुआ है, और कार्यक्रम में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके कारण नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं पूछ पाई। यानी योजना में अगर दीनदयाल जी आ जाते, अटल जी आ जाते, तब तो समस्या थी, या कांग्रेस होती तो गांधी जी आते, वो चाहे राजीव गांधी हो, राहुल को अभी मत लाना, और चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे महात्मा गांधी, उनके नाम से कोई ना कोई स्कीम होती। तो योजनाओं का जब गांधीकरण होता है, इसका मीनिंग कांग्रेस के द्वारा, अटलीकरण और दीनदयालीकरण होता है, इसका मीनिंग बीजेपी, और इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं था। तो इस स्कीम को बाद में कांग्रेस आने के बाद में भी एग्जाम में खूब पूछा गया। इसमें जनरली पूछा यह जाता है कि राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना है वो कब स्टार्ट हुई। डेट में ज़्यादातर ऑप्शन आपके ईयर में ज़्यादातर ऑप्शन 2016 ही होता है, तो इसमें आपको मंथ भी याद करके, डेट तो अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मंथ कम से कम, क्योंकि इसके 2 चरण 2016 के हैं। तो एक ऑप्शन में हो सकता है जनवरी 2016 हो, एक ऑप्शन में दिसंबर 2016 हो। तो इसमें डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। और इस कार्यक्रम को कितने चरणों में चलाया गया? 4। और उद्देश्य वही था कि जो वाटर संरक्षण यानी वाटर कंजर्व करना, अब वो चाहे झील में करो, चाहे तालाब में करो, चाहे छोटे डैम के रूप में करो, पानी को बचाना है और उस पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। जैसे किसी गांव में किया तो गांव वाले उसको पेयजल में या सिंचाई में काम ले सकते हैं। किसी नदी के पास में बड़ा डैम बना दिया तो उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर या एज ए इरिगेशन वाटर के रूप में काम में ले सकते हैं। अब जैसे ही 2018 में गवर्नमेंट चली गई, 2018 के लास्ट में नई सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि ये जल स्वावलंबन कार्यक्रम चल रहा है, इसको चलने दिया जाए जब तक नया बजट नहीं आता। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसको एक बार योजनाओं को एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी बीजेपी आई है वापस, तो उन्होंने अभी एक अपना अंतरिम बजट जारी किया है, अभी फाइनल बजट अपने जुलाई में आएगा। तो उन्होंने भी ये तय किया कि भाई हमारा अभी कुछ समय के लिए बजट, फिर बाद में योजनाएं स्कीम्स को हम पुराने वाले को एनालिसिस करके और बजट कुछ समय बाद जारी करेंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये योजना जल स्वावलंबन है, जितने दिन चल रही है वो तो ठीक है, इसके बाद इसके जगह नई स्कीम आएगी। तो सामान्य सी बात है, स्कीम या कांग्रेस के आते ही योजना का नाम बदलना था। अब एक अच्छा कार्यक्रम था तो वो योजना को समाप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन उसको एक नया फेस दे दिया गया और उसको नाम दिया गया राजीव गांधी जल संचय योजना। तो जल को संचय करने का मीनिंग वही है, वाटर को कलेक्ट करना, पानी को रोकना, संग्रहित करना। जल स्वावलंबन में भी यही था, भाई बारिश के पानी को रोकना था, तालाब में रोको, चाहे झील में रोको, चाहे किसी डैम में रोको। और इसमें नाम दे दिया गया राजीव गांधी जल संचय। और ये राजीव गांधी जी के जन्म दिवस से स्टार्ट हुई 2019 से। तो राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना कब से है? तो ये 20 अगस्त 2019 से स्कीम। और राजीव गांधी जल संचय योजना के बाद
जल संचय का मीनिंग है वाटर को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, संग्रहित करना। तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के समय है 20 अगस्त 2019। अब जैसे 2019 का दिसंबर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम की घोषणा करती है। सेंटर में 2019 में कौन? मोदी जी। अटल भूजल संरक्षण योजना। तो ये योजना मुख्यतः उन स्टेट्स के लिए थी जिनके पास ग्राउंड वाटर कम है, और उन ग्राउंड वाटर कम वाले स्टेट में एक हम भी हैं, राजस्थान भी है, जिसके पास भूमिगत जल केवल कितना है 1.72। नदी वाले चैप्टर में लिखवाया हुआ है कि सरफेस वाटर है वो तो है 1.16। नदियों के पास तो पानी ये है, जमीन के अंदर हमारे पानी है 1.72, जबकि जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कवर करते हैं अपने इंडिया का 10.41। यानी देश के कुल क्षेत्रफल में हम एरिया तो लगभग 10-11% लेके बैठे हैं, और पानी हमारे पास 1 से 2% है केवल। सरफेस पे 1% और जमीन के अंदर अप्रोक्सीमेट 2%। तो इसका मीनिंग है इन राज्यों में भूजल संरक्षण की आवश्यकता है, यानी ग्राउंड वाटर उसको बचाना है। तो भूजल संरक्षण के लिए इंडिया के 7 स्टेट शामिल किए गए, जिसमें एक राजस्थान भी था, और उन 7 स्टेट में जो राजस्थान था उसके 17th डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। तो इस योजना में भारत के कितने राज्य शामिल हैं और राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 17। अब इन 7 राज्यों में अपने निकटतम राज्यों से अगर आप देखो, लगभग सबके पास पानी की कमी है, एक पंजाब को छोड़ के, क्योंकि पंजाब में हिमालय की कई नदियां आती हैं। तो इस राज्य में ये स्कीम स्टार्ट नहीं हुई, अटल भूजल योजना। बाकी हमारे और हमारे 4 पड़ोसी कितने हो गए? 5। तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, फिर गुजरात से नीचे 2 कंटिन्यूस, एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे जो बड़ा राज्य है वो कर्नाटक। गोवा तो पानी वाले एरिया पे ही बैठा है, गोवा को नहीं लिया गया। तो एक तो हमारे 4 पड़ोसी और एक हम 5, तो ये हो गए। फिर एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटक, तो 7 कौन थे? समझ में आ गया। भारत के मुख्यतः पश्चिमी राज्य अधिक थे इसमें। महाराष्ट्र और कर्नाटक को इसलिए लिया गया क्योंकि इन राज्यों के पश्चिमी भाग तक तो अच्छी बारिश है वेस्टर्न घाट के कारण, लेकिन वेस्टर्न घाट के बाद में इधर क्लाउड्स हाइट लेने के बाद आगे निकल जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग, जिसको अपन जनरली कहते हैं विदर्भ क्षेत्र, तो कई बार जब बारिश नहीं होती तो इस प्रकार की पिक्चर जो कई फेसबुक पे अपलोड करते हैं, जिसमें किसान को जमीन पे बैठा हुआ दिखाया जाता है, आसमान की ओर देखते हुए जमीन में दरारें दिखाई देती हैं। वो पिक्चर होती है विदर्भ क्षेत्र की, महाराष्ट्र की। वो काली मिट्टी आपको दिखाई देती है जिसमें क्रैकिंग और दरारें दिखाई देती हैं, और किसान को बड़ा ही लाचार सा दिखाया जाता है उस पिक्चर में। तो क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड इस साइड में होती है, विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहाँ जमीन है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, औद्योगिक राज्य है, जमीन की वैल्यू अधिक है, और किसान के पास एक कार्ड होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो बिजनेस करता है, बैंक से अच्छा लेन देन होता है, उसको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, उसके लेन देन हो या उसके जो बैंक स्टेटस है उसको देखकर। तो इसका मीनिंग उसका जो लेन देन है वो अकाउंट का जो स्टेटस है उसके आधार पे वो कुछ पैसा क्रेडिट कर सकता है एडवांस में बैंक से। जैसे कोई 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड। किसान के पास क्रेडिट, बैंक का लेन देन क्रेडिट नहीं है, उसकी जमीन उसका क्रेडिट है, तो उसको केसीसी कार्ड दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो वो अपनी जमीन को गिरवी रखकर, एक तरीके से गिरवी है बैंक के पास वो, और उसके बदले वो जमीन का पैसा ले सकता है। तो विदर्भ क्षेत्र में ऐसा कई जगह है जहाँ पे किसानों को बड़ी बड़ी राशि तो दे दी जाती है, लेकिन वो पैसे का मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाता। भाई पैसा लाके वो या तो बच्चों की शादी कर देता है, या पड़ोसी को देखा है भाई स्कॉर्पियो लेकर आ गया तो वो उससे बड़ी लाके खड़ी कर देता है। तो इसका मीनिंग है कि धीरे धीरे किसान पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और धीरे धीरे उनके जो पैसे हैं बैंक वाले वो सारे खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब साल भर बाद वापस जमा करवाना होता है, पैसा नहीं है, और उस समय उनको लगता है कि बैंक अब जमीन को बेचेगा, तो उस स्थिति में वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड केस होते हैं विदर्भ क्षेत्र के, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है। कई बार जितनी फसल होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो कारण है ये अकाल वाला क्षेत्र होता है। कर्नाटक का पूर्वी भाग भी ऐसा ही है। तो ये तो वेस्टर्न घाट की कुछ नदियों पे टिके हुए हैं जो इस साइड में नदियां जाती हैं, बाकी वर्षा इस क्षेत्र में कम होती है। तो इसका मीनिंग है कि इस कार्यक्रम अटल भूजल योजना, इसकी घोषणा हुई थी अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 दिसंबर 2019।
और गवर्नमेंट ने कहा था कि इस स्कीम को हम आने वाले बजट ईयर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आने वाला ईयर 2020, और उसमें बजट डे कौन सा था, बजट कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2020। इस दिन से ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी। तो घोषणा इसके पहले ही हो गई थी कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगी। अब इसमें यह मत कहना कि सर इस टाइम कोरोना था। तो योजना स्टार्ट हो सकती है चाहे कोरोना हो। तो योजना की शुरुआत इसमें यह थी। और भूजल संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाएंगे राज्यों के द्वारा या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जो कार्य किए जाएंगे, उसमें फंडिंग 100% सेंटर करेगा, जिसमें 50 वो खुद और 50 वो वर्ल्ड बैंक से ब्याज ले पैसा कर्ज लेकर आया था। तो इसका मीनिंग इस स्कीम के अंदर फंडिंग है वो 100% सेंटर की है, जिसमें 50 तो खुद केंद्र सरकार का पैसा और 50 किसका था, वर्ल्ड बैंक का। 2021 आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि अटल भूजल योजना में कौन सी संस्था का सहयोग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, या फिर जापान वाले जीका का, या वर्ल्ड बैंक का, या यूरोपियन यूनियन का। तो आंसर वर्ल्ड बैंक, जिसमें आईजीएनपी के अंदर भी सहयोग रहा है। तो इसका मीनिंग ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों के द्वारा मिलकर चलाया गया, 50-50 के कोऑपरेशन से, स्टेट से पैसा नहीं लिया गया। तो इसका मीनिंग ये उन जरूरतमंद राज्य जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम है उनके लिए एक स्कीम थी। तो ये तीन चार प्रमुख स्कीम है। एक तो 2002 वाली सब जल धारा योजना, 2016, 2019 और 2020। तो 2016 वाली जल स्वावलंबन, 19 वाली राजीव गांधी जी के नाम से, और 20 वाली अटल जी के नाम से। अटल जी वाली 1 अप्रैल 2020। तो इन 3-4 स्कीम का नाम आपको याद रखना है। और जैसे अब नई गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है बजट आए अभी जुलाई अगस्त में, तो उस समय हो सकता है कोई नई स्कीम स्टार्ट की जाए। तो इसमें पूछा एग्जाम में जो लेटेस्ट होता है वही पूछी जाएगी, क्योंकि चैप्टर ये अपडेट पार्ट होता है। ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में कोई नई स्कीम आ जाएगी तो फिर एग्जाम में वो रहेगी। तो लास्ट वाली कम से कम 16, 19 और 20, ये 3 आपको याद रखनी है। जल स्वावलंबन 16, राजीव गांधी 19 और अटल जी 2020। इसके बाद में एक अपने राज्य जल नीति आती है, स्टेट वाटर पॉलिसी। स्टेट वाटर पॉलिसी ये अपनी जारी हुई थी। अपने राज्य की वन नीति और जल नीति एक ही दिन जारी हो रखी है, वैलेंटाइन से 4 दिन बाद, 18 फरवरी 2010। ये राजस्थान की पहली वन नीति भी है, इसी समय सेम डेट है। और राजस्थान की फर्स्ट वाटर पॉलिसी भी है। तो जनरली कई बार दीवारों पे अपन टैग देखते हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो वन है, या वन है तो जल है। मीनिंग है ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। भाई पानी होगा तो सामान्य सी बात है प्लांट्स होंगे, प्लांट्स होंगे तो मानसून अच्छा होगा यानी जल उपलब्ध होगा, और ये दोनों होंगे तो इसका मीनिंग जीवन होगा, क्योंकि अपना जीवन दोनों पे डिपेंड करता है, वन और जल के ऊपर। तो इन दोनों की वन और जल यानी फॉरेस्ट पॉलिसी और वाटर पॉलिसी सेम डेट को जारी की हुई है। हालांकि फॉरेस्ट वाली तो अपडेट हो गई है, अब लास्ट ईयर 5 जून को आई थी वापस। तो स्टेट की सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है, तो इस बार तो डेट वो है जो भूलने लायक नहीं है, यानी पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को। तो ये तो अपडेट हो चुकी है फॉरेस्ट में तो, लेकिन वाटर वाली अपडेट नहीं हुई अभी तक। तो राजस्थान की फर्स्ट वाटर पॉलिसी एक ही आई है अभी तक। फर्स्ट वाटर पॉलिसी कब की है, तो ये तो एक फैक्ट है जो याद रखना पड़ेगा। स्टेट वाटर पॉलिसी राज्य जल नीति कब की है, 2010, 18 फरवरी 2000। अब इस जल नीति के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव बताए कि जो पानी है वो पानी प्रायोरिटी में कैसे उपलब्ध करवाया जाए। तो जल नीति में उद्देश्य ये बताया गया है कि पानी के अंदर सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा जल नीति का पेयजल आपूर्ति, कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है इसको प्रायोरिटी में ध्यान दिया जाएगा कि कम से कम हर व्यक्ति के पास ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के लिए जो पानी है वो साफ पहुंचे। और जब व्यक्तियों तक पेयजल आपूर्ति हो जाएगी उसके बाद सेकेंडरी हमारी जो टारगेट रहेगा वो रहेगा पशु पेयजल। इसका मीनिंग स्टार्टिंग जो पेयजल है वो किसके लिए है, मानव पेयजल के लिए। तो दूसरा पशु पेयजल, और कि दोनों के पेयजल आपूर्ति हो जाएगी उसके बाद में जल का डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग में।
यानी जिसमें घर के काम करने हैं, लोगों को कपड़े धोने हैं, या जो अदर रिक्वायरमेंट है उसमें जो पानी चाहिए उसके लिए डोमेस्टिक यूज। तीसरी प्रायोरिटी पे रखा गया एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जलापूर्ति, उसके बाद में इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो एनर्जी के लिए। तो ये सारे जो जल के उपयोग होते हैं सारे आपको ऑप्शन में देंगे, और फिर उसमें से पूछा जाएगा जल नीति 2010 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, या प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पेयजल आपूर्ति, ये सीक्वेंस में बताए हुए। तो पेयजल स्वयं मानव के लिए, पहले मानव की पूर्ति हो जाए तो फिर बाद में पशु पेयजल। तो पशु को हमने सेकेंडरी रखा है, प्रायोरिटी में मानव ने स्वयं को रखा है। निर्लज प्राणी है। एक ये रिपोर्ट जारी होती है आजकल जिसको हम कहते हैं जल मूल्यांकन रिपोर्ट। वाटर असेसमेंट रिपोर्ट। जमीन में कितना पानी बचा है इसका मूल्यांकन होता है। ये असेसमेंट रिपोर्ट एक तो आई हुई है, मूल्यांकन रिपोर्ट 2013 में। इससे पहले भी जारी होती थी। एक आई हुई है 2017, जो लेटेस्ट 3-4 है उनकी बात है। इसके बाद आई थी एक 2020 में। अभी लास्ट वाली जो इकोनॉमिक रिव्यू थी आपकी 2022, उसमें भी आई है। तो ये अगर टाइम पीरियड इनके गैप अगर देखा जाए कि वाटर असेसमेंट रिपोर्ट यानी जमीन में अपने कितना पानी बचा है इसका असेसमेंट मूल्यांकन होता है। तो पहली जो रिपोर्ट है 13 से जैसे 17 के, इसके बीच में कितने साल का गैप है? 4 साल। 17 से 20, 3 साल। 20 से 22, मीनिंग है जारी करने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। सरकारी पास जब गवर्नमेंट के पास समय हो, अधिकारियों के पास टाइम हो, उस टाइम मूल्यांकन करवा लिया जाता है कि वाटर का असेसमेंट करके बताओ कि राजस्थान में कितना पानी बचा है जमीन के अंदर। मूल्यांकन जो होता है वो होता है ब्लॉक लेवल के ऊपर। किस लेवल पे होता है? ब्लॉक अपने आप में एक पॉलिटिकल एरिया होता है जिसका राजनीतिक प्रतिनिधि होता है प्रधान। कौन होता है? प्रधान होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जो इकाइयां होती हैं, जैसे अपने ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रतिनिधि सरपंच, इसके ऊपर पंचायत समिति। तो पंचायत समिति वाले एरिया को बोला गया है ब्लॉक लेवल, और इसके ऊपर होता है जिला परिषद। स्टेट पॉलिटी हो गया आपका। स्टेट पॉलिटी पढ़ोगे तब ये इकाइयां आएंगे आपके। जैसे शहरी क्षेत्रों में होता है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासन की जो इकाइयां होती हैं वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस लेवल पे वाटर को असेसमेंट किया जाता है ब्लॉक लेवल के ऊपर। और ब्लॉक लेवल में राजस्थान में लगभग वर्तमान में अभी 350 ब्लॉक के आसपास है, और 2020 की रिपोर्ट के आसपास 294-295 ब्लॉक थे। और 2022 में जब इन्होंने असेसमेंट किया तो इन्होंने राजस्थान में कितने ब्लॉक मानते हुए किया? 302। इस बार जब रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है जितने ब्लॉक हो उनकी कंप्लीट आ जाए, और हो सकता है कि पुराने वाले जो ब्लॉक थे उन्हीं के बेस पे दे। तो लास्ट जो रिपोर्ट थी वो 302 ब्लॉक की थी 2022 में। अब इन ब्लॉक को ये नाम किस तरीके से देते हैं, यानी वाटर जो एरियाज है उनको नाम दिया जाता है। जैसे एक तो नाम दिया जाता है अति दोहित जोन, एक तो ये ब्लॉक होता है। इसको कहा जाता है अवर एक्सप्लॉइटेड जोन। अवर एक्सप्लॉइटेड जोन का मीनिंग ये है कि इस एरिया में जो वाटर यूटिलाइज है वो मोर देन 100% होता है। इसका मीनिंग ये है, जैसे जमीन में पानी इकट्ठा हुआ 100 बाल्टी, 100 बकेट इकट्ठी हुई, और उस एरिया में हर साल 120 बाल्टी, 105 बाल्टी, 150 बाल्टी ये यूज होती है। मीनिंग यूटिलाइजेशन जितना नेचुरल वाटर कलेक्ट हुआ है उससे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो जब वाटर यूटिलाइजेशन मोर देन 100% होता है, 100 से ज़्यादा परसेंट पानी काम में आए, तो 100 से ज़्यादा का मीनिंग जितना जमीन में इकट्ठा हुआ है उससे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, उसको कहा जाता है अति दोहित जोन। तो राजस्थान के जो 302 ब्लॉक जिनका असेसमेंट या मूल्यांकन किया गया, उनमें से 219 ब्लॉक इसमें शामिल है जहां लगभग लगभग पानी समाप्त होने वाला है। ये स्थिति है राजस्थान की। ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में 219 ब्लॉक्स हैं अपने।
अति दोहित जोन के बाद में नेक्स्ट है जिसको हम पहले नाम देते थे क्रिटिकल। क्रिटिकल जोन आजकल इसको नाम देते हैं विषम जोन। लास्ट ईयर इनके नाम चेंज हो गए। पहले इसको भी ओवर एक्सप्लॉइटेड को हम नाम देते थे डार्क जोन, कहीं पानी को लेकर जहां अंधेरा हो चुका, समाप्त होने वाला है पानी। और डार्क से जस्ट पहले का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता था ग्रे जोन। ग्रे जोन का नाम फिर चेंज करके क्या किया, क्रिटिकल। क्रिटिकल का आजकल नाम चेंज करके कर दिया गया विषम। विषम यानी ओड जोन। इसका मीनिंग है जहां वाटर यूटिलाइजेशन 90 से 100% होता है। मीनिंग है जितना आया उतना काम में आ गया। थोड़ा भी यूटिलाइजेशन बढ़ा दोगे तो किस में चला जाएगा, अति दोहित में। मीनिंग है कि जैसे 90 से 100 बाल्टी इकट्ठी हुई, उतनी की उतनी निकाल ली अपन ने जमीन में। इसका मीनिंग जितना आया उतना अपन ने खर्च कर लिया। इस यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा आप बढ़ा दो तो क्रिटिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अति दोहित में। इसके बाद में सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल वर्तमान में इसको कहा जाता है अर्धविषम। अभी नाम दिया गया है इसको सेमी ओड। इसका मीनिंग है जहां वाटर यूटिलाइजेशन, पानी का उपयोग 70 से 90%। मीनिंग है जैसे 100 बकेट जमा हुई जमीन में, हमने काम में लिया 70 से 90, तो थोड़ा बहुत तो पानी बच रहा है वहां। तो इसका मीनिंग ये डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा। सेमी ओड पहले किस में कन्वर्ट होगा भाई, 70-90% यूज कर रहे हो, उसको और बढ़ा दो तो 90-100 में आ जाओगे। तो ये अर्ध विषम वाले पहले विषम में काउंट होंगे। विषम में काउंट होने के बाद किस में, ओवर एक्सप्लॉइटेड के अंदर। इसका मीनिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बचता है। और एक वो जोन होता है जिसको हम कहते हैं सेफ जोन या सुरक्षित जोन। सुरक्षित जोन का मीनिंग होता है लेस देन 70%। 70% से पानी का यूज कम करना। तो इसका मीनिंग है यहाँ पे हर साल जैसे 100 बकेट इकट्ठी हुई और 70% पानी निकाला गया, तो यहाँ ग्राउंड वाटर कंटिन्यूस यूं चलता है ऊपर की ओर। और ये राजस्थान में केवल 38 जोन है। मीनिंग सिर्फ ये दो पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि असेसमेंट रिपोर्ट कितने ब्लॉक की तैयार हुई, 302। तो ये इसके अंदर, ये इसके क्राइटेरिया, ये इकोनॉमिक रिव्यू में नहीं लिखे हुए आते, ये अलग रहते हैं, इनकी साइट पे दिए हुए रहते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू में तो सिर्फ अपने सीधे ब्लॉक के नाम, यानी 302 ब्लॉक हैं, किसमें कितने कितने ब्लॉक हैं ये दिए हुए। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन, या तो सुरक्षित जोन राजस्थान में कितने बचे हैं, 38। क्योंकि या तो ये समस्या है कि टोटल काउंटिंग में ये बताया जाए कि सेफ जोन सिर्फ इतने ही हैं, या ये पूछा जाए संकटकालीन जोन कितने बन चुके हैं, 219 हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड चल रहा है। यानी इतने ब्लॉक में लगभग पानी समाप्ति के कगार पे, लगभग राजस्थान के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर या जो साफ पानी है वो लगभग समाप्ति पर। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये दिया जाता है, जो अभी नाम आपने सुने हैं इन नामों को यहां लिखा जाएगा। अति दोहित, ओवर एक्सप्लॉइटेड, पहले का क्रिटिकल और अब का क्या लिखा जाएगा, विषम। एक लिख दिया गया अर्धविषम, सेमी ओड, यानी एक ओड हो गया और एक सेमी ओड हो गया। और एक लिख दिया जैसे असुरक्षित। निम्नलिखित में से वाटर ब्लॉक या जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें कौन सा ब्लॉक शामिल नहीं है। तो असुरक्षित नाम का कोई ब्लॉक नहीं होता। जो असुरक्षित होता है उसका नाम क्या होता है, अति दोहित होता है। अति दोहित अपने आप में असुरक्षित ही है, लेकिन नाम उसका असुरक्षित नहीं, प्रॉपर जो शब्द यूज किया गया वो अपने को याद होना चाहिए। इसका नाम है अति दोहित। इन्हीं को पहले अपन बोलते थे डार्क जोन। डार्क से पहले, जैसे ब्लैक से पहले की स्थिति, जैसे ब्लैक कलर है स्क्रीन का साइड में जो दिख रहा है, इससे पहले की कंडीशन होती है ग्रे कलर, जो इसके पास में दिखाई दे रहा है। तो ग्रे जोन ये होता है जो क्रिटिकल को बोलते थे अपन। तो ग्रे जैसे जैसे पानी समाप्त होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क जोन में। ग्रे से पहले होता था ये सेमी ग्रे, जिसको बाद में क्या बोला गया, सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल के बाद में इसको बोला गया सेमी ओड। तो इनके नाम टाइम टू टाइम ये चेंज करते रहते हैं। तो अब लेटेस्ट नाम इनके ये ओवर एक्सप्लॉइटेड, ओड, सेमी ओड और सेफ जोन। और राजस्थान में 3 लवणीय क्षेत्र और अलग से बताए गए। सैलाइन जोन, सैलाइन जोन तो सिंपल सा जिसमें नमक ज्यादा होता है पानी में, वो सैलिनिटी जोन है, जो हर रिपोर्ट में 3 ही लिखे हुए आते हैं। तो राजस्थान में लवणीय क्षेत्र कितने हैं, 3। ये काउंटिंग में 3 लिखे जाते हैं। तो लास्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें कितने एरिया का असेसमेंट किया गया, कितने ब्लॉक्स का असेसमेंट है, 302। उसमें ओवर एक्सप्लॉइटेड कितने हैं, 219। सेफ जोन कितने हैं और सैलाइन जोन कितने हैं,
और बाकी जो काउंटिंग बची है वो बची है ओड और सेमी ओड की, जिसमें लगभग शायद एक में 22 के आसपास है, एक में 27 या 29 के आसपास, यानी लगभग इन दोनों को टोटल करोगे तो लगभग 50-51 का कोई डेटा रहेगा। जो 302 में से बचा है वो बाकी इन दोनों में, तो इनकी काउंटिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं। अति दोहित और सुरक्षित जोन, ये दो याद रखना, और एक असेसमेंट टोटल कितने ब्लॉक का हुआ है वो याद रखना होता है, ये वाला। तो अब देखो इस बार की इकोनॉमिक रिव्यू में 2023 में अगर कोई असेसमेंट हुआ है तो याद रखना पड़ेगा। 23 में अगर नहीं हुआ है, 24 में भी नहीं हुआ है, तो इसका मीनिंग वो 22 वाली रिपोर्ट ही याद रखनी है, 2022 में जल मूल्यांकन जो है। तो इसी के साथ ही एक छोटा सा चैप्टर है, मेंस के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ कुछ एक जल संरक्षण की तकनीक है जिनके कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ऑप्शन है, आपको आंसर बताने हैं। कोई का दूसरा नाम क्या है? बेरी। क्या शब्द बचा हुआ है? एक जोहड़ नहीं आया है ना, जोहड़ आ चुका। अच्छा, एक टोबा नहीं आया, वेरी गुड। हाँ जी, अब ये वाले ऑप्शन है आपके सामने। अब इनमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान की वो जल संरक्षण तकनीक जिसको पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनाया है, तो इसका मीनिंग पालीवाल ब्राह्मण आते हम समझ जाएंगे आंसर। खड़ी ने राजस्थान में जल संरक्षण की वो तकनीक जो एक कुंड के रूप में यानी एक वेल्स के रूप में होती है जिसमें स्टेयर्स बनी हुई होती है, और जो बूंदी की ओर अधिक प्रचलित, तो इसका मीनिंग आंसर क्या रहेगा? बावड़ी। राजस्थान में जल संरक्षण की वो तकनीक जो सिंचाई के रूप में भीलवाड़ा में अधिक अपनाई गई, या जिसमें कम से कम 4 महीने पानी होना आवश्यक, या जिसका क्राइटेरिया 1 वर्ग मीटर से और 2 हेक्टेयर यानी लगभग 8 बीघा तक। तो इसमें पहचानने के 2-3 तरीके हैं। जो भीलवाड़ा में अधिक अपनाई गई है तो इसका मीनिंग तालाब, 4 महीने कम से कम पानी, तो टाइम के बाउंडेशन केवल एक तालाब में ही है जिसमें टाइम और एरिया दोनों बाउंड किए हुए, तो वो आंसर क्या रहेगा? तालाब। पश्चिमी राजस्थान में पोखर जैसी संरचना, यानी पश्चिमी राजस्थान में तालाब जैसी संरचना क्या कहलाती है? नाडी। तो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि उसके अकॉर्डिंग आंसर अपने को, क्योंकि अपने को पता है कीवर्ड किसके लिए क्या यूज हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, राजस्थान में जल संरक्षण की वो तकनीक जो मुख्यतः उदयपुर की ओर अधिक अपनाई गई है, या जो एक वाटर बेसिन के रूप में जो लैंड कवर्ड होता है, तो आंसर रहेगा झील। जल संरक्षण की वो तकनीक जो शेखावाटी के क्षेत्र में और पानी के कच्चे कुओं के रूप में अधिक अपनाई गई है, जोहड़। यह जल संरक्षण की वो तकनीक जिसके लिए प्रयास राजेंद्र सिंह अलवर ने किए, जिनको अपन जोहड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी का संबंध जोहड़ और शेखावाटी से, सॉरी जोहड़ का संबंध। पश्चिमी राजस्थान या इंटरनेशनल बॉर्डर पे जल संरक्षण की तकनीक जो छोटे कुंड के रूप में, तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले में ये रहेगा कोई, और एक आयताकार संरचना झालर। और जल संरक्षण के निम्नलिखित में सर्वश्रेष्ठ, जल संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ तकनीक क्या है जो सिंचाई के अंदर अपनाई जाती? तो जल संरक्षण की सबसे बेस्ट तकनीक है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, जिसमें वाटर यूटिलाइज बहुत ही कम होता है, और मुख्यतः जल संरक्षण का वो साधन जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा अपनाया गया। तो जल संरक्षण का वो सोर्स या साधन है नहर, जो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा अपनाया गया, और मुख्यतः घरों में या सार्वजनिक स्थानों पे
एज ए ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से जिसको ऊपर से कवर भी किया जाता है उसको कहा जाता है टांका या कुंड, या घरों में टैंक बोलते हैं वो है। और पश्चिमी राजस्थान में जो नाड़ी से डीप होते हैं उनको, तो नाड़ी से डीप होता है वो टोबा कहलाता है। तो इनके डेफिनेशन या लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है इस चैप्टर में। लास्ट वाले स्कीम वाले वो थोड़े रटने पड़ेंगे आपको। यस, केंद्रीय। किस में? नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं है। राजस्थान में तो ब्लॉक 350 है अभी, लेकिन ये पुराने वाला जो पॉलिटिकल एरिया उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। 302 ब्लॉक। तो इसमें कहा गया है कि पिछली बार 295 ब्लॉक और इस बार 7 शहरी ब्लॉक को बढ़ा के कितने, 302। तो 2020 में जो असेसमेंट हुआ था 295 का हुआ था। इस बार जो जारी किया है मूल्यांकन 302 का किया गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा चैप्टर में। अच्छा, एक पूछा है कि हाउ टू मेक ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग। ज्योग्राफी को रुचिकर कैसे बनाया जाए, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। तो इसमें तरीका है कि ऑनलाइन लो, एक तरफ कपिल शर्मा चला और एक तरफ मेरी क्लास। मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ उस टाइम कपिल शर्मा के ऊपर क्लिक कर दो, फिर उस पर हंस के फिर कि हाँ अब तू बोल। भाई सब्जेक्ट में कभी कोई मजाक पॉसिबल थोड़ी ना है। वो तो बीच बीच में कुछ कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है तो उस पर मजाक होते हैं। और मजाक होता भी क्या है, मरा हुआ टांग हिलाए वो मजाक होता है। सर प्लीज रहम करो, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए हैं। अब बाउंस हो रहा है। देखो बॉलर को मजा बाउंस में ही आता है। इस तही पानी में काई जमती है तो क्या टांके में भी काई जमती है क्या? तो देखो उसके ऊपर एयर के ऊपर डिपेंड होता है, एयर वगैरह और कितना प्रदूषित है उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उसके अंदर वो मटेरियल्स या मुख्यतः वो जीवों की उपस्थिति नहीं होती, क्योंकि वो इवेपोरेट वाटर होता है जिसमें बायोटिक पार्ट नहीं होते। तो बायोटिक पार्ट जैसे जमीन के ऊपर बहता हुआ पानी आ रहा है तो उसमें बायोटिक पार्ट मिक्स होते हैं, तो उससे काई लाइकेन है वो ग्रोथ करता है। बारिश का पानी अगर डायरेक्ट आपने कलेक्ट किया, बायोटिक पार्ट उससे कनेक्ट नहीं हो पाए तो काई और लाइकेन जमने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे बायोटिक पार्ट के संपर्क में आ गए तो उसके बाद काई और लाइकेन जमेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुओं का पानी आपने टंकी में डाला, पाइपलाइन से होते हुए जाता है, तो पाइपलाइन में कहीं ना कहीं बायोटिक पार्ट होते हैं। अब उस जैसे ही आपने अपने घर में टंकी में डाला तो टंकी में एक निश्चित समय के बाद काई और ये जमना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बारिश का पानी है जैसे अपने छत पे गिरा तो छत पे कोई बायोटिक पार्ट नहीं होता, साफ कर देते हैं अपन।
और उसके बाद वो टंकी में इकट्ठा होता है तो उसमें जमने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और अगर वो जीवों के संपर्क में आ गया तो बायोटिक पार्ट उसमें भी होगा। जो कहते हैं ना ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जो होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि पानी बायोटिक पार्ट के संपर्क में है या नहीं। भाई पॉसिबिलिटी, हाँ, बाकी और जो ओपन एरिया होते हैं वो संपर्क में रहते हैं, जमने की संभावना उनमें ज्यादा है। तो बाकी टॉपिक कल स्टार्ट करें। जाओ जी लो अपनी जिंदगी।